स्टूडेंट्स, मैं आपका ए स्क्वायर सर आज वापस आपके सामने आया हूँ। 27 अगस्त शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था 2021 में, उस पेपर के सॉल्यूशन के साथ मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। ठीक, तो हम टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे और हम सीधा मूव करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, ठीक, सबसे पहले हम चल रहे हैं बेटा सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। लेट ए बी अ फिक्स पॉइंट 0,6। ठीक है, लेट ए बी अ फिक्स पॉइंट 0,6। ये लीजिए सर, ए पॉइंट आपके सामने बना हुआ है 0,6। बी इज अ पॉइंट, बी क्या है बेटा, बी इज ए पॉइंट 2t,0। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। एम बी द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। तो एम क्या होगा, एम आ जाएगा अपने पास 2t/2 यानी टी आ जाएगा, कैरेट। ठीक है, एम क्या आएगा बेटा 2t/2 यानी और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये एम पॉइंट आ गया, राइट। अब क्या कहता है वो, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने एम पॉइंट निकाल लिया, विच इज t,3। आगे बढ़ते हैं, वो कहता है एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी किससे पास होगा, ऑब्वियस सी बात है एम से पास होगा। अरे भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्टर है। अरे बाइसेक्टर तो मिड पॉइंट से पास होगा, और परपेंडिकुलर बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी का स्लोप है बच्चे, जो ए बी का स्लोप है, कितना है ए बी का स्लोप, 6 - 0 यानी 6/-2t। 6/-2t यानी कितना आएगा, -3/t। क्लियर। तो ए बी का जो स्लोप है वो कितना है, ए बी का स्लोप है 6/-2t यानी -3/t। तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है ना। अगर इस लाइन को मैं कुछ और नाम देता हूँ, सी डी नाम दे दीजिए, चलिए। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चे, इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा t/3। क्लियर। तो क्या मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल गया, यस पता चल गया। क्या मुझे पता है कि किस पॉइंट से पास होगी, एम पॉइंट से पास होगी। क्या मुझे एम पॉइंट पता है, यस मुझे एम पॉइंट भी पता है। तो क्या मैं सी डी की इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या होगी इक्वेशन, तो इक्वेशन होगी बच्चे y-3 = t/3 और x - t। ये मेरी इक्वेशन आ गई है, आराम से आप इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, देखिए जो मैंने आपको लिख के दिखाई है, समझ में आ गया। ये मेरी इक्वेशन आ चुकी है बच्चे, यही हमारी इक्वेशन आई थी। और उसने बोला ए बी मीट्स द वाई एक्सिस एट सी। वाई एक्सिस पर x 0 होता है, वाई एक्सिस पर x 0 होता है, वाई एक्सिस पर x 0 होता है। तो बच्चे y कितना आ गया, y आ गया 3 - t²/3, 3 - t²/3, 3 - t²/3। देखिए ये आपका सी पॉइंट आ गया, आया। आप देखो आगे क्या कहता है, सी पॉइंट आ चुका है। अब क्या चाहते हैं आप, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट P ऑफ MC, MC के मिड पॉइंट का लोकस, MC के मिड पॉइंट का लोकस। ठीक है, चलिए भाई, एम पॉइंट कितना था हमारा t,3। एम पॉइंट कितना था t,3। सी पॉइंट कितना है हमारा, सी पॉइंट आया बच्चे हमारा 0,3 - t²/3, 3 - t²/3, राइट। इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, इसके मिड पॉइंट का लोकस यानी h, k मान लेते हैं। बस लोकस चाहिए। लोकस निकालने के लिए क्या करना है, अल्टीमेटली लोकस निकालने के लिए हमें टी गायब करना है। तो h कैसे लिखेंगे, h लिखेंगे इसका मिड पॉइंट कितना हो गया t/2, k कितना हो गया 6 - t²/3/2, और लास्ट में यहाँ से t उठा के यहाँ रख दो, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2k = 6 माइनस t की जगह रख दो 2h² 3, और लास्ट में h और k को उठा के x और y लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में h और k को उठा के आप लिख देना x और y, तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आ जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली भाई लोकस निकालना है ना। लोकस का मतलब होता है पैरामीटर को गायब कर दो, पैरामीटर को गायब कर दो, हमने गायब कर दिया। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा ये वाला। ठीक, आसान है, क्वेश्चन में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ए टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट द पॉइंट 2, -4 ऑन द पैराबोला y² = 8x। y² = 8x का कोई पॉइंट है, y² = 8x का कोई पॉइंट है जिस पर पॉइंट है 2, -4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला ए टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन, है ना। अच्छा, विच मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। भाई डायरेक्ट्रिक्स आपको बताइए, y² = 8x की अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स लिखूंगा तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी बच्चे, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होगी x = -a, x = -a हो गया 2, ये हो गया 2। भाई y² = 4x से कंपेयर करो, y² = 4x से कंपेयर करोगे तो a हो गया 2, तो डायरेक्ट्रिक्स होगी x = -2। तो डायरेक्ट्रिक्स इज x = -2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है कि इस पॉइंट पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है वो भी जाके डायरेक्ट्रिक्स को मिलेगी।
इस पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो भी जाके डायरेक्ट्रिक्स को मिल रही है, ठीक है, वो कहना ही चाहता है आपसे, राइट। तो सीधा सीधा फंडा क्या है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है वो उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए हम एक काम करते हैं भाई, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस कलर दिस, ठीक है। यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, जहाँ भी मिले, मुझे नहीं पता किस पॉइंट पे मिलेगी, पर एक्स कोऑर्डिनेट तो -2 हो गई होगा, वाई कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, राइट। अच्छा, ये टेंजेंट हो गई, ओके। तो इस पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नॉर्मल होगा वो भी इस पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वो कहाँ मिलेगा, एक्स की जगह -2 तो हो गई होगा, भाई हमें पता नहीं, राइट। तो विच मेट द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो ये वाला पॉइंट तो भैया ए होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा वो बी होगा, और हमें निकालना पड़ेगा। तो वो पॉइंट हम तब निकाल सकते हैं बच्चे जब हम टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन लिख लें। तो पहले मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पे अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो वाई स्क्वायर की जगह आता है y1। क्या आता है, y1। टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है, टेंजेंट की इक्वेशन आती है y1, ठीक है। चलो भैया वापस कलर पे आ जाओ। टेंजेंट की इक्वेशन आती है y1, तो y इंटू y1 कितना है, -4 बराबर 4। 2x की जगह आता है x प्लस x1, 2x की जगह आता है x प्लस x1, ये कैंसिल हो गया, क्लियर। तो आपकी इक्वेशन आ गई बच्चे x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये है आपका टेंजेंट, आ गया, ठीक है। अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन पता है और मुझे ये पता है कि मेरा टेंजेंट इस पॉइंट पे जाके मिलेगा जहाँ पर x -2 है, मुझे पता है कि मेरा टेंजेंट कहाँ मिलेगा, उस पॉइंट पे मिलेगा जहाँ पर x -2 है। तो अगर x की वैल्यू -2 यहाँ रख दूँ, अगर मैं x की वैल्यू -2 रख दूँ तो y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये टेंजेंट यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ टेंजेंट मिलेगा, ये वाला टेंजेंट यहाँ मिलेगा बेटा, ठीक है, ये टेंजेंट यहाँ मिलेगा, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है। तो ए पॉइंट आ चुका है मेरा -2, 0, ठीक। चलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। किस पॉइंट से नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। तो अगर ये टेंजेंट था तो इसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, लिख लेते हैं भाई, ठीक है। टेंजेंट मेरे पास आया, ठीक है, तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल की इक्वेशन लिखते समय x और y के कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं, बीच में माइनस लग जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक। तो अगर टेंजेंट की इक्वेशन है तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, और लैम्डा निकालने के लिए इसको किससे पास करेंगे, इसको पास करेंगे 2, -4 से, इसको पास करेंगे 2, -4 से, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -6, यानी आपके पास नॉर्मल आ चुका है x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है बच्चे। तो चलिए देखते हैं, टेंजेंट हमने निकाला था, हमने बिल्कुल सही टेंजेंट निकाला है। टेंजेंट निकालने के बाद हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, लैम्डा आया -6, यानी नॉर्मल की इक्वेशन भी हमने बिल्कुल सही निकाली है, राइट, ठीक है। टेंजेंट आ चुका है, नॉर्मल आ चुका है। अच्छा, ए पॉइंट हमने निकाला था -2, 0, वो हमने निकाल ही लिया, ठीक। ए पॉइंट निकाल लिया। बी पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो बी पॉइंट निकालने के लिए एक्स की जगह -2 रख दो, एक्स की जगह -2 रख दो, ठीक है। तो एक्स की जगह हम रखेंगे -2, तो बी पॉइंट आएगा -8, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा -8, आ गया। तो बी पॉइंट आ गया -8। अच्छा, पॉइंट इज बी आएगा, ये बी आएगा -8। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे ना। अच्छा देखिए, अच्छा ए पॉइंट आ गया -2, 0, बी पॉइंट आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है साथ में, इफ़ क्यू ए, बी इज ए पॉइंट सच दैट ए क्यू बी पी इज ए स्क्वायर, ए क्यू बी पी इज ए स्क्वायर, ए क्यू बी पी, क्यू दे रखा है, ए क्यू बी पी इज ए स्क्वायर, पी तो पहले से पता था। अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, तो 2a + b क्या होगा, आप समझना अच्छे से समझना, ठीक है। अब आप यहाँ पर ज्वाइन करिए, जब आप ज्वाइन करेंगे, अच्छा पहली बात तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, पक्का है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसमें एंगल 90 डिग्री होंगे सारे। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो इसका स्लोप है ना, इसका स्लोप ए क्यू का स्लोप और ए पी के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दीजिए। तो हमने दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करा, ठीक है। स्लोप लिखना सबको आता है। जब आप स्लोप लिखेंगे दोनों के स्लोप, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, a + 2 = b, a + 2 = b, आ गई। अच्छा, ये उसके बाद क्या करें सर, ये आ गई। अब एक चीज़ नोट करने वाली बात है, इसमें जो नोट करने वाला पॉइंट है पता क्या है बेटा, वो नोट करने वाला पॉइंट ये है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। देखिए, नोट करने वाला पॉइंट ये है बेटा, ये देखो, ये पूरी लाइन पर x जो है कोऑर्डिनेट सेम है, x की वैल्यू कांस्टेंट यानी सेम है, ठीक है। तो यानी ये जो लाइन दिख रही है ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। और चूंकि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं स्क्वायर में, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं स्क्वायर में, तो अगर ये लाइन जो है, अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो डेफिनेटली ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर ये एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इस पूरी लाइन पर y सेम होगा, इस पूरी लाइन पर y सेम होगा। और इस पूरी लाइन पर y सेम होगा तो अगर ये -4 है तो ये भी -4 ही होगा, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -4, b की वैल्यू कितनी आ गई, -4, b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -4, समझ में आ गया।
बी के लिए हो गई -4, तो बी आ चुका है, यहाँ से उठा के आप बी रख दीजिएगा, बी आ जाएगा तो ए आ जाएगा, और ए आ जाएगा तो 2a + b आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये क्वाड्रेटिक और लिमिट मिक्स है, क्वाड्रेटिक और लिमिट मिक्स है। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट है अल्फा बीटा, इसके रूट क्या है अल्फा बीटा, तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। समझ आ गया, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अच्छा अब एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं e⁻²x - 1 - 2x अपॉन x², है ना, टेंडिंग टू 0 पर। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर इंटू 4 कर देते हैं। स्पेशल लिमिट पढ़ाते हैं हम लोग, स्पेशल लिमिट पढ़ाते हैं कि e⁻²x - 1 - 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो ये अपने पास जो आती है इसकी वैल्यू वो 2 आ जाती है। मैं बताता हूँ कैसे, इस पर अपन इसको लगाएंगे, एक्सपेंशन लगाएंगे, तो ये आएगा 1 + 2x, ठीक है, प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल -1 - 2x। ठीक है, नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा नीचे कितना लिखा था मैंने, नीचे लिखा था 2x का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है, तो नीचे लिखा था 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने, ठीक है ना, ये आ जाएगा, तो 1 से 1 खत्म, 2x से 2x खत्म, क्लियर। अच्छा 2x का होल स्क्वायर 2, तो 1/2 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा, इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, इसके लिए 1/2 आएगी, और मैंने इंटू 4 करके लिखा था, मैंने इंटू 4 करके लिखा था, तो 2 आएगी। समझ आ गया, तो बस आप काम खत्म हो गया आपका इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आप इस क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, e⁻²x - 1 - 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर इंटू 4 करेंगे तो इसके लिए 2 आएगी, राइट। अब मैं कैसे करूँगा देखना, इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू बीटा e⁻²x, x का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है ना, x का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, e⁻²x ये कर ही रहा है, ठीक है, -1, ठीक है, ये भी ठीक है, -2x², 2x आ गया, ठीक है, दिख रहा है आपको 2, मतलब x² + bx + c। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं इस फॉर्म को बना रहा हूँ e⁻²x - 1 - 2x, e⁻²x - 1 - 2x। ठीक है, अब नीचे क्या बनाना होता है, नीचे बनाना पड़ेगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, तो नीचे क्या लिखूंगा 2 × x² + bx + c का होल स्क्वायर लिखूंगा, लिख लूँगा। ठीक है, इतना लिख लूँगा, अगर इतना लिखूँगा तो उसको बैलेंस भी तो करूँगा, इसको बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 × x² + bx + c के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, इससे मैंने डिवाइड करा तो इससे मल्टीप्लाई करूँगा, और साथ में ये रखा हुआ है, ये साथ में रखा हुआ है, ये साथ में रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे, ये साथ में लिखा हुआ है, ये अपॉन वाला पोर्शन लिखा हुआ है। ठीक, e⁻²x - 1 - 2x है, नीचे x² बनाने के लिए क्या किया, इससे डिवाइड किया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, x - बीटा का होल स्क्वायर बाकी था, और ये एक्सप्रेशन चिल्ला कह रहा है ये हाफ है, क्या है ये हाफ है, क्या है ये हाफ। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास बच गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू बीटा, ये बचेगा हाफ, क्या बचेगा बेटा हाफ। ठीक है, ये क्या बचेगा हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 4। आगे चलिए, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ से आंसर आएगा 2 × बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 2 × बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, समझ में आ गया सबको। और बीटा माइनस अल्फा क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, बीटा माइनस अल्फा क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है √d/a, √d/a। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, √d/a, √d/a मॉड ए होता है बेसिकली। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो स्क्वायर है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, समझ में आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो बीटा माइनस अल्फा मतलब √d/a, √d, इसका d बताओ कितना आएगा, इसका d आएगा b² - 4ac, b² - 4c, तो तो b² - 4c आएगा और अपॉन में 1 आएगा, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर, तो आंसर कौन सा होगा, ये आपका आंसर होगा बच्चे, कौन सा आंसर टिक करेंगे, 2। नेक्स्ट, बहुत आसान, ठीक है, थोड़ा सा कह सकता हूँ अच्छा है, हल्का सा इंट्रीगेशन के लिए अच्छा कह सकते हो, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, साफ ही दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है। तो dy/dx लिखा मैंने, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा 2xy को क्या लिखेंगे, माइनस का 2xy लिखेंगे बच्चे, और क्या लिखेंगे, अच्छा और आएगा मेरे पास 4 sin x आएगा जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं चेक करता जाता हूँ,
देखो एक तो 2xy आएगा, 2xy को उधर ले आया, अच्छा एक आ गया 4 sin x, एक आ गया माइनस का tan x और एक आ गया माइनस का 2 cos x आ जाएगा, ठीक है। बस अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कंपेयर करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू, तो p कितना आया माइनस 2x, q कितना आया 4 sin x माइनस tan x माइनस 2 cos x, ठीक है। तो भैया p कितना हुआ, p हो गया माइनस 2x है ना, q कितना हो गया, q आपके सामने हो गया। आप पहले IF निकालोगे, क्या निकालोगे IF, ठीक है। तो हम निकालते हैं IF e की पावर माइनस 2x dx, तो ये आएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका IF आ गया, राइट। तो IF हो गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे समझ। अच्छा IF आने का सॉल्यूशन लिख ही सकते हैं, क्या होगा सॉल्यूशन, तो IF लिख लिया अपन ने। ये सॉल्यूशन आपको पता है पहले से क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है भाई, y इंटू IF बराबर q इंटू IF dx, y इंटू IF बराबर q इंटू IF dx, ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा बस। तो आपको लगाना था, लिख लीजिए, ठीक है ना। तो y इंटू IF लिख लिया, y इंटू IF लिख लिया है ना, q ये पूरा q है हमारे पास है ना, ये पूरा q है हमारे पास, ठीक है। q इंटू IF है ना, q इंटू IF पूरा आपने लिख लिया, q इंटू IF, ठीक है। अब आ गया, यहाँ पर आके मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ आपको, इंटीग्रेशन सिखाना है बस मुझे, मेन क्या सिखाना है आपको, इंटीग्रेशन सिखाना है। उसमें भी एक पोर्शन में आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी किसी में दिक्कत नहीं आएगी, वो देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो एज इट इज चलेगा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, चैलेंज ही नहीं है। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होगा देखना अच्छे से, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टेन एक्स, एक पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये एक पार्ट तो ये आ गया, इसको आप अलग कर लो है ना, इसको आप अलग कर लो। तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टेन एक्स अलग कर लो। दूसरा वाला पोर्शन क्या है बेटा, दूसरा वाला जो पोर्शन है वो लिखा हुआ है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है 4x sin x माइनस 2 cos x, 4x sin x माइनस 2 cos x dx, ये आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, ये वाला पोर्शन को आप कर ही सकते हैं, किसको t मानेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, ठीक है। तो माइनस 2x dx बराबर कितना आएगा, dt आएगा, क्लियर, ये आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 5 e की पार्ट ही बन जाएगा, ये बन जाएगा 5, ये बनेगा 5 e की पार्ट ही dt, यानी e की पार्ट ही आ जाएगा। ये आ गया इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमने लिखा भी है, ठीक है ना, ये हमने लिखा भी है, ये वाला पोर्शन तो आ गया, ठीक है। अब बच्चे ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला अच्छा है ना। अब ये जो टर्म लिखी हुई है बेसिकली, अगर आप यहाँ से देखें तो पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ, ये लिखा हुआ डी ऑफ है ना, ये लिखा हुआ डी ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डी ऑफ है ना, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 sin x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 sin x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक। आप डिफरेंशिएट करो उसे, कैसे करेंगे, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को रखा 2 sin x का 2 cos x, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को रखा 2 sin x का 2 cos x प्लस 2 sin x को रखा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ आ रही है, यही चीज़ आएगी, लेकिन बीच में अपन माइनस के साथ आएगी, बीच में माइनस के साथ आएगी, ठीक है बेटा, किसके साथ आएगी, बीच में माइनस के साथ, समझ में आ गया, बीच में किसके साथ आएगी, माइनस के साथ, है ना। तो ये माइनस कर दीजिएगा, तो ये माइनस कर दीजिएगा, ये प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इसका डिफरेंशिएशन है, कैसे आया आपके सामने लिखा हुआ है, आराम से आप चेक कर सकते हैं, समझ आ गया, क्लियर। तो बस इसी चीज़ को हमने लिखा है, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा साथ में, ये बचेगा माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2s बच्चे, और यही हमने लिखा है, ठीक है, यही हमने लिखा है, ठीक है ना, ये आपके सामने लिखा हुआ है। और इसके बाद फिर मैं बताऊंगा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ हो गया, उसके बाद तो सी निकालना होता है। तो सी निकालने के लिए आपको उसने दे रखा है, क्या दे रखा है, y0 = 7, y0 = 7, y0 = 7 का मतलब है x बराबर 0 पे y की वैल्यू 7 है, ठीक है। x बराबर 0 पे y की वैल्यू 7 रख दो, c आ जाएगा, x बराबर 0 पे y की वैल्यू रख दो 7, तो c आ जाएगा, और c आने के बाद फंक्शन आ गया, और फंक्शन आने का जो पूछा है वो रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन जो पोर्शन है वो है इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करेंगे। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हेन ए सर्टेन बायस्ड डाइस, मतलब डाई फेयर नहीं है,
फेयर डाई तो होती है, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, ये बायस्ड है, ठीक है। उसमें बोला अ पर्टिकुलर फेस अकर्स विद प्रोबेबिलिटी 1/6 - x, जैसे 6 फेस होते हैं, तो कह रहे हैं एक पर्टिकुलर फेस को आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 - x है, तो उसके अपोजिट फेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके इसके अपोजिट फेस की प्रोबेबिलिटी है 1/6 + x, ठीक है। तो बायस्ड डाइस है, एक पर्टिकुलर फेस की आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 + x है, तो उसके अपोजिट आने की 1/6 - x है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, ऑल अदर फेसेस अकर्स विद प्रोबेबिलिटी 1/6, बाकी सबके लिए 1/6 है, मतलब जो बाकी जो फेस हैं, अगर इसकी 1/6 है तो इसकी 1/6 होगी, इसकी 1/6 है तो उसकी अपोजिट वाले की 1/6 होगा। 6 फेस होते हैं। अब क्या कहता है वो, अपोजिट फेसेस सम टू 7 इन एनी डाई, है ना। नोट दैट अपोजिट फेसेस सम टू 7 इन एनी डाई इफ, अगर आपको अपोजिट फेसेस का सम 7 चाहिए, अपोजिट फेसेस का सम 7 चाहिए, तब क्या होगा, ठीक है। ऑब्टेनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टोटल सम इक्वल्स टू 7 व्हेन सच ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस, ओके, समझ में आ गया। वो ये कहता है कि अगर आपको टोटल सम चाहिए, टोटल सम कब मिलेगा, जब अपोजिट फेस आएंगे, जब अपोजिट फेस आएंगे तो टोटल सम आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, टोटल सम कितना आएगा, 7 आएगा। ऐसा हम कितनी बार करते हैं, हम 2 बार करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टोटल सम इक्वल्स टू 7 व्हेन सच ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस, जब ऐसी डाइस को जिसमें अपोजिट फेस आने पर सम कितना आता है, 7 आता है। जैसे इसके अपोजिट अगर ये आएगा तो सम 7 आएगा, इसके अपोजिट ये आएगा तो सम 7 आएगा, इसके अपोजिट ये आएगा तो सम 7 आएगा, ठीक है। ऐसे डाइस को हम कितनी बार रोल करते हैं, 2 बार रोल करते हैं। कितनी बार करते हैं, रोल, ठीक है। तो व्हेन सच डाइस रोल ट्वाइस इज 13/96, तो उसने बोला कि ऐसी डाइस को अगर आप 2 बार रोल करते हैं तो उस पर 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 13/96 है। तो x क्या होगा। अब क्वेश्चन समझना, पहले सोचो सम 7 कैसे आ सकता है। सम 7 आ सकता है बेटा ऐसे, 1/6 - x आए एक फेस पर, तो उसके अपोजिट फेस पे 1/6 + x आएगा, आगे 7, इसके अपोजिट यही आएगा तब 7 आएगा। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट हो सकता है 4 फेस और बचे, एक में 1/6 तो दूसरे में 1/6, एक में 1/6 तो दूसरे में 1/6, तो ये आ गया आपका सम 7 आ गया। यही प्रोसेस आप कितनी बार करोगे, 2 बार। यही प्रोसेस कितनी बार करोगे, 2 बार, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है आपको 13/96, 13/96, बस आंसर आ जाएगा। x निकालना है, यही हमने किया हुआ है, ठीक है। देखिए 1 ये लिखा हुआ है, 1/6 × 1/6 लिखा हुआ है, और 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि 2 बार रोल किया था। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 13/96 दे रखा है, तो x निकाल लीजिएगा, राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये वाला, ए वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर। अच्छा, इससे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, हमेशा लेंथ तो 20 मीटर ही देते हैं। अगर आपने जेईई मेन के पेपर देखे हैं तो ए वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर इज कट इनटू 2 पार्ट्स, वन ऑफ द पार्ट इज बेंड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर पार्ट इज बेंड इनटू अ सर्कल। सर्कल आता था हमेशा, इस बार पता क्या है, द वन ऑफ द पीसेस टू बी बेंड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ रेगुलर हेक्सागन। तो ये नई चीज़ आ गई। तो कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट द डिफरेंस इज व्हाट, डिफरेंस इज कि यहाँ पर सर्कल की जगह रेगुलर हेक्सागोन आ गया, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वापस सब कुछ वही पूछा है कि उनके कंबाइंड एरिया का जो सम होगा वो मिनिमम होना चाहिए, कंबाइंड एरिया का सम मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जैसे 20 है मेरे पास लेंथ, 20 में से x मीटर तो मैं स्क्वायर को दे देता हूँ, और 20 माइनस जो x है वो मैं हेक्सागन के लिए रख लेता हूँ। तो ये तो मैं रख लिया स्क्वायर के लिए, ठीक है, और ये मैंने रख लिया हेक्सागोन के लिए, समझ में आ गया। तो 20 में से x जो रख लिया मैंने स्क्वायर के लिए रख लिया, 20 माइनस x जो है मैंने हेक्सागोन के रख लिया, ठीक है। अच्छा चलिए अब स्क्वायर बनाता हूँ, है ना। स्क्वायर बनाऊंगा x, एक साइड की लेंथ हो गई x/4, है ना, x/4 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 x/4, टोटल x हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हेक्सागोन की बात करते हैं। हेक्सागोन में क्या होगा, हेक्सागोन में बात करते हैं, तो हेक्सागोन के लिए कितना है, 20 माइनस एक्स, कितना है 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो उसके 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 20 माइनस एक्स बाय 6, 20 माइनस एक्स बाय 6, है ना, 20 माइनस एक्स बाय 6, ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना, 6 पार्ट बन जाएंगे इसके, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इसकी साइड आ गई, ये इसकी साइड आ गई, ठीक है। अच्छा, वो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द हेक्सागोन इज मिनिमम, दोनों के एरियाज का सम, दोनों के एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया स्क्वायर का एरिया और हेक्सागन के एरिया का सम मिनिमम है। तो स्क्वायर का एरिया तो आप लिख लोगे, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हो गया साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर का एरिया हो गया बेटा साइड का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम हेक्सागोन का एरिया लिखें तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, बना लीजिएगा, है ना, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते जाएंगे। तो इस तरह से अपन बना लेंगे,
ठीक है। तो इस तरह से अपन 6 ट्रायंगल्स बना सकते हैं, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। इन सबका जो सम होगा बच्चे आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। समझ आ गया। तो इनका एरिया कितना होगा, √3/4 √3/4 √3/4 तो 6 बार आएगा। तो √3/4 √3/4 और साइड स्क्वायर, साइड कितनी है, साइड है बेटा आपके पास 20 - x/6 का होल स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। लिए सर खत्म। तो एरिया आपने लिख लिया है ना, लिख लिया एरिया, तो एरिया लिख लिया अपन ने। x²/16 का मतलब क्या हुआ, x²/16 का मतलब ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, 6 × ये 3√3/3 का मतलब समझते हो, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 3√3/2, ये 3√3/2 हो गया, 3√3/2 हो गया, 20 - x का स्क्वायर हो गया और डिवाइड बाय 36, ठीक है, ये आ गया करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में अब मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे ये चीज़ मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करनी है, और किसी भी चीज़ को मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करने के लिए उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करके ज़ीरो करते हैं, ठीक है। और डबल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़े तो डबल डिफरेंशिएशन भी करते हैं, और ये देखते हैं कि किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो मिनिमम मिलेगा, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको ज़ीरो करेंगे, तो जैसे ही आपने इसको डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करके ज़ीरो करा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और इस पॉइंट पर सारे बच्चे डबल डिफरेंशिएशन निकाल के देख लेना, इस पॉइंट पर सारे बच्चे डबल डिफरेंशिएशन निकाल के देख लेना, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब है एरिया विल बी मिनिमम, एरिया विल बी मिनिमम, क्लियर। तो ये x की वैल्यू आ गई बेटा, ये x की वैल्यू आई है। और हमसे पूछा है आपने हेक्सागोन की साइड लेंथ, हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ हेक्सागोन, तो बेटा ये तो x की वैल्यू आई है, x की, और हेक्सागोन की साइड लेंथ कितनी है, 20 - x/6, 20 - x/6, ठीक है। तो 20 - x की जगह आप जो निकाला है वो रख दीजिए, जो भी आपने निकाला वो रख दीजिएगा, और आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये आसान है पर लेंदी है, आसान बहुत है पर लेंदी बहुत है, कैलकुलेशन बहुत है इसमें, थोड़ा सा हैवी रहेगी। अच्छा देखिए, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, equation of a plane at a distance of this from the origin which contains the line of intersection of this plane and this plane। दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है p1 + लैम्डा p2 = 0। दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है p1 + लैम्डा p2 = 0, ठीक है। समझ में आ गया। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, इसकी इक्वेशन हो गई x - y - z - 1 + लैम्डा, ठीक है। ये कितना आएगा, 2x + y - 3z + 4 = 0। ये सब प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन आ गई, प्लेन की इक्वेशन ही आ गई, राइट। अच्छा अब आपको करना क्या है, बस आपको लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने के लिए क्या करना है, ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस दे रखी है। तो अगर कोई प्लेन, अगर मेरे पास कोई प्लेन है ax + by + cz + d = 0, और उसकी किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है ना, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है उसकी, x1 y1 z1 से डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है mod a x की जगह x1, b की जगह y की जगह y1, c z की जगह z1 + d अपॉन √a² + b² + c²। ये बेटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी हम ये करेंगे, जो x वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, देखो x वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, ऐसे लिखाने वाले ले लेता हूँ, ठीक है। x वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, ठीक। अगर नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिन से लेना है डिस्टेंस। जब डिस्टेंस ओरिजिन से लेना है तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ओरिजिन से लेंगे तो यहाँ लिखेंगे -1, ओरिजिन से डिस्टेंस लोगे ना, ओरिजिन से डिस्टेंस लोगे तो x y z 0 x y z 0, तो -1 + 4 लैम्डा mod अपॉन √ में क्या आएगा, √ में आएगा x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है 1 + 2 लैम्डा, x का कोफिशिएंट कितना है 1 + 2 लैम्डा, प्लस y का कोफिशिएंट कितना है -1 + लैम्डा, -1 + लैम्डा, ठीक है। और z का कोफिशिएंट कितना है -1 - 3 लैम्डा, -1 - 3 लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो दे रखा है ना वो ये दे रखा है। अब यहाँ से क्या कैलकुलेशन, बस ये है थोड़ा सा, ये हिम्मत करने वाली बात है, क्योंकि समझाने में भाई चीज़ें पहले से पता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो पेपर में देने गया और भाई कोई नहीं बताओ ये करना क्या, सबको पता था। पर ये जो कैलकुलेशन करने के लिए जिगर चाहिए वाली बात है, ठीक है। क्योंकि पेपर में आपको पता है 1-1 मिनट कीमती होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, थोड़ा डर रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा इशू है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में नहीं कर पाओगे, 100% ये क्वेश्चन आपसे हुआ होगा अगर किसी ने ट्राई किया है। तो बेटा इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से आपको लैम्डा की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपना रिक्वायर्ड प्लेन निकाल लीजिए। तो जो भी रिक्वायर्ड प्लेन है, तो रिक्वायर्ड प्लेन इज दिस,
ठीक है। ओके अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ, है ना। 8 क्वेश्चन आप जेई एक्चुअली रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, आपको बताइए जेई मेन का जो टॉपिक्स होते हैं उसमें से ये क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। इसका सॉल्यूशन मैंने बना रखा आपके सामने, इस वाले पार्ट को मैंने एस माना है ना, इस वाले पार्ट को मैंने एस माना है ना, एस माना है, क्या माना है, एस, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को मैंने एस माना है और ये अपने पास इम्प्लीकेशन आर है, राइट। अब एक प्रॉपर्टी होती है पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू जो होता है बेटा वो प्रॉपर्टी होती है, वो होती है नेगेशन ऑफ पी और आर और क्यू, ठीक है। तो पी इम्प्लीकेशन क्यू होता है बेटा, वो होता है नेगेशन पी और क्यू, राइट। तो यहाँ पर जब मैंने इस पोर्शन को एस मान लिया तो एस इम्प्लीकेशन आर क्या होगा बेटा, एस इम्प्लीकेशन आर हो गया नेगेशन एस और आर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं नेगेशन ऑफ एस निकालूंगा, सबसे पहले मैं नेगेशन ऑफ एस निकालूंगा, आर को बाद में गोली मारते हैं, फिलहाल इस आर को भूल जाते हैं, फिलहाल हम एस पर फोकस करते हैं। व्हाट इज एस, दिस इज आर एस, ठीक है, ये हमारा एस है, राइट। अच्छा ये एस आने के बाद वापस देखिए यहाँ पी इम्प्लीकेशन क्यू है, इसको लिखेंगे वापस उसी प्रॉपर्टी से, ठीक है। इधर आ जाइए, यहाँ क्यू इम्प्लीकेशन आ रहा है तो उसको प्रॉपर्टी से लिखेंगे वापस ये, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ ये रही साइड में, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और होती है बच्चे, वो भी देख लो आप, ठीक है। एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये रही, ए एंड बी और सी, तो ये होता है ए एंड बी और ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी, राइट। तो इसी प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पी एंड नेगेशन ऑफ पी और पी एंड नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पी एंड नेगेशन ऑफ पी और पी एंड क्यू। समझ में आ गया। इस प्रॉपर्टी को आराम से देखिए, इस प्रॉपर्टी को आप आराम से यूज़ करिए बच्चे, जैसे आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। इस पोर्शन को छेड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है फिलहाल, इस पोर्शन को बिल्कुल मत छेड़िए, सारा फोकस इस पर रखिए, यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा पी का अगर हम एंड लेंगे नेगेशन ऑफ पी के साथ, देखिए पी ट्रू है तो नेगेशन पी फॉल्स है, अगर पी फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ पी ट्रू है, तो एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अगर ट्रू और फॉल्स का अगर हम ट्रू और फॉल्स का अगर एंड लेंगे तो फॉल्स आएगा, क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है ना। तो फॉल्स ही आ गया यहाँ से, आ गया फॉलिसी, ठीक है। अच्छा इधर आ जाइए, फॉलिसी का अगर हम और लेंगे, फॉलिसी का हम और लेंगे, अगर फॉलिसी का मैंने ट्रू के साथ और लिया तो ट्रू आएगा, फॉलिसी का मैंने फॉल्स के साथ लिया तो भी क्या आएगा, है ना, ट्रू आएगा, राइट, ठीक है। दोनों ट्रू, मतलब अपने पास ट्रू होता है, दोनों ट्रू होंगे, मतलब ये अपने पास जो आ जाएगा बेसिकली, इसमें मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ, मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये फॉलिसी और ये पी एंड क्यू है, ठीक है ना। तो जो बेसिकली ये है ना, चाहे मान लो ये ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स ट्रू हो जाएगा, समझ में आ गया। ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट, समझ में आ गया। तो ट्रू और फॉल्स ट्रू, और फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। तो अल्टीमेटली दोनों ही केसेस में कौन सा वाला आया, ये। अगर ये ट्रू था तो आंसर ट्रू आया, ये फॉल्स था तो आंसर फॉल्स आया, तो अल्टीमेटली ये आएगा, तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन को मैंने छेड़ा नहीं है, इसको एज इट इज हम चलने देते हैं, राइट। यहाँ तक आने के बाद इसको एक तरह से वापस कुछ नाम दे देते हैं, इसको आप अल्फा नाम दे दो चाहे हो तो, वापस समझाने के लिए। अगर मैंने इसको अल्फा बोल दिया तो वापस प्रॉपर्टी लगाऊंगा कौन सी वाली बेटा, ये वाली, ये वाली प्रॉपर्टी मैं वापस यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। जब मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ तो क्या लिखूँगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यानी अल्फा इंटरसेक्शन समेशन ऑफ नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो मैंने लिखा है अल्फा इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। अच्छा आगे लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है अल्फा, है ना, अल्फा, है ना, एंड लिखा था मैं नेगेशन ऑफ क्यू, और फिर अल्फा एंड आर, ये लिखा अल्फा एंड आर, लिख लिया बच्चे। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अच्छा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इन दोनों को साथ में लिख सकता हूँ। अच्छा क्यू का अगर मैं नेगेशन क्यू के साथ लूँगा तो फॉलिसी आएगा, वापस फॉलिसी आएगा। अच्छा अगर ये फॉलिसी है, अब इधर देखो, ये ट्रू ये फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स तो फॉल्स ही आएगा, फॉल्स फॉल्स तो भी फॉल्स ही आएगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा यहाँ से, फॉल्स। इस वाले पोर्शन से आंसर आ गया फॉल्स, ठीक है, आंसर आ गया फॉल्स। इधर आ जाइए, अब इस वाले पोर्शन पर आ जाते हैं, ये वाला पोर्शन आपके सामने है, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ, वापस और का सिंबल लिखा हुआ है। अच्छा ये ट्रू ये फॉल्स तो ट्रू, ये फॉल्स तो फॉल्स, तो अल्टीमेटली जो ये है वही आएगा, तो ये हमने लिख लिया। फाइनली ये मेरा एस निकल कर आ गया, ये मेरा फाइनली क्या निकल कर आ गया बच्चे, ये फाइनली मेरा एस निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया, एस, ठीक है बच्चे। तो ये मेरा एस निकल कर आ गया, अगर इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अगर मैंने एस निकाल लिया तो मेरा क्वेश्चन था एस इंक्लिनेशन आर, ठीक है, इम्प्लीकेशन आर, तो एस इम्प्लीकेशन आर हमारा क्वेश्चन था। एस इम्प्लीकेशन अगर आर है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। अगर एस इम्प्लीकेशन आर हमारा क्वेश्चन है उसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से नेगेशन एस और आर, तो नेगेशन एस, एस हीरा और आर लिख लिया आपने। नेगेशन लगाएंगे तो क्या होगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और नेगेशन आर, और फिर ये आर लिखा हुआ, राइट। अच्छा नेगेशन आर का अगर मैं आर के साथ, ठीक है बच्चे, अगर नेगेशन आर का मैं आर के साथ और लूँगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, नेगेशन आर का अगर मैं आर के साथ और लूँगा तो क्या होगा, ये ट्रू ये फॉल्स तो ट्रू आएगा, ये फॉल्स ये ट्रू तो ट्रू ही आएगा, दोनों केसेस में ट्रू आएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला पोर्शन जो है ना बेटा टोटोलॉजी दे रहा है, क्या दे रहा है, टोटोलॉजी दे रहा है, ठीक है ना। ट्रू मतलब टोटोलॉजी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका टोटोलॉजी दे रहा है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, राइट। तो ये पोर्शन बचा हुआ है टोटोलॉजी है, ठीक, ये ट्रू है।
अच्छा ये ट्रू ये फॉल्स तो भी ट्रू आएगा, क्लियर, ये ट्रू ये फॉल्स तो भी ट्रू आएगा, ये ट्रू तो भी ट्रू आएगा। तो दोनों ही केसेस में अगर हम इसके लेंगे तो आंसर इज टोटोलॉजी, आंसर इज टोटोलॉजी, आंसर इज टोटोलॉजी, राइट। थोड़ा सा लेंदी है पर जो है इसको अगर बेटर है कि आप चाहें तो ट्रूथ टेबल से कर लें, ज़्यादा आसान है, तो आप ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं, है ना। ट्रूथ टेबल से मैंने तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बताया है, अगर कोई प्रॉपर्टीज़ से ही करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज आप इसको ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सब प्रॉपर्टी वही है जो मैंने आपको समझाई है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लिया मैंने को एक्चुअली डिटेल में समझाया है, तो आप इसका यहाँ से देखेंगे तो छोटा सॉल्यूशन है, वहाँ थोड़ा डिटेल में समझाया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा सा मुझे लग रहा है, लॉग का है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बेस सेम दिख ही रहे होंगे, ठीक है। तो log 10x तो सब में है ही, अच्छा इसका 1/3 आगे आएगा, ठीक है ना, इसका 1/9 आएगा, इन्फाइनाइट जीपी का क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है ना, इन्फाइनाइट जीपी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आ गया ना समझ में। तो log 10x तो सब में कॉमन आ गया, ये आ जाएगा। इन्फाइनाइट जीपी का सम कैसे लिखा लेंगे, इन्फाइनाइट जीपी का सम होगा a/1 - r, a/1 - r, a/1 - r, ये बन गया 3/2, 3/2, ठीक है बेटा, आ गया, इधर आ जाइए। अच्छा इस वाले पोर्शन में से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, है ना, 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा y × y + 1/2, कैसे पता चल गया होगा, है ना। 2 कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 ऐसे बनेगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 वापस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, 3 × y + 1/2 आएगा, ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा। अच्छा बराबर में आ जाइए। अच्छा बराबर में क्या लिखा हुआ बेटा, 4/log 10x लिखा हुआ है, बराबर में क्या लिखा हुआ है, 4/log 10x लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भाई साहब विदा हो गए यहाँ से, क्लियर, तो यहाँ से विदा हो गए। अच्छा यहाँ पर अपने को चाहिए क्या, x, y चाहिए, x, y चाहिए, तो यहाँ से log 10x की वैल्यू हम लिख लेते हैं, वो कितनी आ जाएगी बेटा, 12 × 6 आ जाएगी, है ना, 6 आ जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 3/2 × 6, ये 9 आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक कोई गड़बड़ ना करी हो मैंने, ऐसे मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो 2 × this किया, 2/3 किया, इक्वल टू में क्या लिख रखा है, 4/this, बिल्कुल ठीक किया हमने। अच्छा 4 × 3 कितना होगा, 12, 12 / 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसके लिए 6 आएगी, इसके लिए उठा के 6 रखेंगे तो ये 9 आ जाएगी, करेक्ट। ये तो 9 आ गया, तो ये मेरा y आ गया, बस y आ गया तो x आ जाएगा, है ना। अच्छा x तो यहीं से आ रहा है, x तो आ रहा है 10⁶, x तो यहाँ से आ रहा है 10⁶, ठीक है। तो x आ रहा है 10⁶ और y 9 आ रहा है, तो आंसर हो गया सेकंड, आंसर हो गया सेकंड, ठीक है, आंसर हो गया सेकंड। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिंपल था ये तो, आसान सा था। नेक्स्ट ओके, ठीक है, z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही अच्छी बात है, और ये दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो चीज़ है ना, ये समझने वाली बात है कि दिस पार्ट इज़ रियल नंबर, मतलब ये पूरा पार्ट रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा रियल नंबर है, इसका मतलब क्या होगा भाई, रियल नंबर है इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई नंबर रियल होता है, आर्ग्यूमेंट अगर हम बात करें रियल नंबर का, तो वो 0 होता है या पाई होता है, समझ में आ गया, ये तो 0 होगा या पाई होगा, ठीक है। अच्छा z - i/z + 2 i है ना, z - i, भाई नंबर तो रियल है ना, ठीक है। आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा का मतलब हो गया 0,1, आयोटा का मतलब कितना हो गया 0,1। अच्छा 2 आयोटा, z + 2 आयोटा है ना, +2 आयोटा है बेसिकली, इसको ऐसे देखिए z - आयोटा, इसको ऐसे देखिए z - -2 आयोटा, -2 आयोटा का मतलब हो गया 0,-2, समझ में आ गया, क्लियर। और आपसे वो कह रहा है रियल नंबर है, रियल नंबर है, इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया कि भाई आर्गुमेंट क्या आ सकता है, राइट। तो डेफिनेटली अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ तो z - i/z + 2 i, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें z = x + i/y करके भी कर सकते हैं, कोई बच्चा अगर x + i/y करके करना चाहे तो भी कर सकता है, नहीं तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये हमारा लोकस है। तो लोकस क्या है बेसिकली, लोकस इज ए लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, लोकस इज ए लाइन इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये अपन लिख सकते हैं एज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने बोला कि z - i/z + 2 i एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो z की जगह आप x + i/y ले लो, z की जगह x + i/y ले लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ से बनेगा x + i/y - 1, ये बनेगा x + i/y + 2, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो तो x
माइनस आएटा वाई प्लस 2 और ये आएगा एक्स माइनस आएटा वाई प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दो, खत्म भाई। ये प्योरली रियल है ना, अगर ये प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, तो इमेजिनरी पार्ट पे फोकस करते हैं। तो एक इमेजिनरी पार्ट यहाँ से आएगा, ठीक है, एक इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ से आएगा, क्या आएगा, x इंटू वाई माइनस 1, ठीक है, और एक इमेजिनरी पार्ट यहाँ से आएगा, क्या आएगा, माइनस एक्स वाई माइनस 2y बराबर 0। समझ में आ गया। तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस एक्स माइनस 2y बराबर 0, यानी x प्लस 2y बराबर 0। माइनस 2x बराबर 0, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स वाई माइनस का 2x बराबर 0। ठीक है, सही नहीं लिखा था मैंने, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे अपने पास आ रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, कभी भी हो सकती है, किसी भी टीचर से हो सकती है। ठीक है, कैलकुलेशन है, मैथ्स है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए हम लोग, है ना। यहाँ तक आने के बाद बच्चे क्या होगा, ठीक है, जब उसको देखा तो यहाँ पर माइनस का 2x आएगा बराबर 0। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा बेटा x बराबर 0, है ना, x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, y एक्सिस का मतलब कौन सी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो इसे स्ट्रेट लाइन इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर आप ऐसा करना चाहे तो ऐसे कर लो, ये आपका कॉल है। ठीक है, कोई डायरेक्ट सोचना चाहे तो डायरेक्ट आप सोच ही सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे सोचोगे, भी आपको दिख रहा है ये लाइन दिख ही रही है, डायरेक्ट दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई वाई एक्सिस आएगा, यानी इमेजिनरी एक्सिस आएगा, तो इमेजिनरी एक्सिस आएगा, राइट। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। आंसर क्या होगा, इन द स्ट्रेट लाइन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। नेक्स्ट, सबसे आसान क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, मतलब हम तो क्लास में बोलते हैं भाई, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, हम ये बोलते हैं क्लास में, शॉर्ट ट्रिक भी लिखवाते हैं कि यहाँ अगर एफ एक्स लिखा हो, ठीक है, यहाँ एफ एक्स लिखा हो और यहाँ पर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा हो, ठीक है, तो इसका आंसर बेटा डायरेक्टली होता है बी माइनस ए बाई 2। इसका डायरेक्टली आंसर होता है बी माइनस ए बाई 2। ठीक है, इसका आंसर होता है बी माइनस ए बाई 2, बस खत्म। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक बार में हो रहा है, कैसे हो रहा है, 6, ये हो गया 16, ये हो गया लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे कितना हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ ना, पता है क्या बन गया, 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चेक कर लो आप आराम से चेक कर लो, मुझे तो पता है यही आएगा, कुछ बन ही नहीं सकता ना उसके अलावा, क्वेश्चन डिज़ाइन कैसे होगा, समझ में आ गया। तो ये आ जाएगा, बस अब बन गया। अब देखो आराम से, देखिए ये क्या हो गया, एफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स, और ये हो गया ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना हो गया, 22, ए प्लस बी माइनस एक्स, 22 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया। क्लियर कर लोगे, तो ये एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स, तो इसका आंसर आएगा बी माइनस ए बाई 2, बी माइनस ए बाई 2, यानी आंसर कितना आएगा, 5। क्लियर। बाकी अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना है तो इसको आई मानिए, किंग लगाइए इसमें, और किंग लगा के ऐड कर दीजिए। ठीक है, पहले आई मानेंगे, आई मानने के बाद हमने प्रॉपर्टी लगाई किंग लगा के, जब किंग लगाएंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यू विल गेट आंसर। समझ में आ गया। तो आई मानिए, किंग लगाइए, ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन 27 के शिफ्ट 2 में भी आया। अच्छा, मैंने शिफ्ट 2 पहले रिकॉर्ड किया है, तो मुझे याद है कि 27 के शिफ्ट 2 में भी ऐसे क्वेश्चन आया, शिफ्ट 1 में भी ऐसा आया। ठीक है, तो देखिए 3/2 को क्या लिख सकते हैं, है ना, 3/2। भाई ऑब्वियसली बात है, इसको 2 सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस हाफ, पहला पार्ट। ठीक है, दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1/3, चेक करिए। अगले वाले में क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1/4, चेक करिए। बस दिख गया क्वेश्चन, अब तो हो ही जाएगा सबसे। बस अब क्या करेंगे, देखिए, तो 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, तो 2 सब में से कॉमन आ गया, एक पार्ट तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 इनफाइनाइट तक। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस का हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया ये, फिर एक्स की बाई 3 हो गया ये, एंड एक्स की पावर 4/4 हो गया ये ना, ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये तो जीपी हो गई है ना, ये तो जीपी है। जीपी का इनफाइनाइट टर्म का सम हम लिख सकते हैं। तो जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है a/1 माइनस आर। जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। आ गया, तो जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम आ गया a/1 माइनस आर, इसका काम खत्म। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, लॉग 1 माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है माइनस एक्स
ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 बेटा ये फॉर्मूला होता है log 1 माइनस एक्स का, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर दिख रहा है, ये सब दिख रहा है माइनस में है तो सब माइनस में ही, तो अपन ने एक्स ऐड किया और एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स ऐड किया और एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप देखें ये पूरा पोर्शन माइनस के साथ, किसके साथ, पूरा पोर्शन माइनस के साथ, माइनस के साथ ये पूरा पोर्शन क्या बन गया, log 1 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया, तो माइनस के साथ ये पूरा पोर्शन क्या बन गया, log 1 माइनस एक्स। तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, और पूरा माइनस के साथ क्या बन गया, ln 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये लीजिए सर, उसके बाद क्या चाहते हो आप, बस ये रहा, एलसीएम लेना बाकी, एलसीएम लेते आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप इस पोर्शन का एलसीएम लेंगे यू विल गेट आंसर। ठीक है ना, यू विल गेट आंसर, आई थिंक फर्स्ट आंसर होगा इसका, यस ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ओके, समझ में आ गया। कितनी बार आएगा पता नहीं, क्वेश्चन कितनी बार जेईई मेन में आएगा मुझे तो यही समझ में नहीं आता। हर बार 3D में एक ऑप्शन बना हुआ है ये वाला क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता रहता है। ठीक है, अगर आप 3D के जेईई मेन के पेपर निकालेंगे तो पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो ये आ गया x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। ओके, अच्छा एक पॉइंट है 1 2 माइनस 3, 1 है 1 2 माइनस 3। ठीक है, इससे आपको डिस्टेंस निकालनी है, पर डिस्टेंस एक तो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो हम निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर नहीं पूछा उसने, वो बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू ए लाइन, एक लाइन के पैरेलल है, एक लाइन के पैरेलल है जिसके डीआर्स कितने हैं, जिसके डीआर्स कितने हैं, इसके डीआर्स हैं 2 3 माइनस 6। समझ आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, अब डिस्टेंस निकालने के लिए भाई मुझे ये पॉइंट चाहिए होगा। ये पॉइंट कैसे आएगा, तो पॉइंट निकालने के लिए मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो पी क्यू की इक्वेशन लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 अपॉन 2 वाई माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, z माइनस पॉइंट प्लस 3 है क्या, यस, अच्छा पॉइंट गलत लिख दिया मैंने, 1 माइनस 2 3 है, ओके 1 माइनस 2 3 है, तो 1 यानी प्लस 2 और z माइनस 3, इसको सही कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है हमसे, लीजिए सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3 कर देते हैं, z माइनस 3 अपॉन माइनस 6। ठीक है, समझ में आ गया। तो x माइनस 1 अपॉन a, y प्लस 2 अपॉन 3, z माइनस 3 अपॉन माइनस 6। ठीक है, ये आ गया लाइन की इक्वेशन, और इसको लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं। तो कितने लोग क्यू पॉइंट लिख लेंगे, तो क्यू पॉइंट आएगा मेरे पास 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 और माइनस 6 लैम्डा प्लस 3, ये क्यू पॉइंट आ गया। समझ में आ गया, क्यू पॉइंट आ गया। ठीक है, तो क्या मेरे पास क्यू पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन का अच्छा ही क्या है कि इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है भाई, डिस्टेंस पैरेलल, एक लाइन के पैरेलल निकालनी है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले पॉइंट पता था, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल के डीआर पता था, तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई। लाइन की इक्वेशन आने के बाद इस पर लैम्डा मान लेते हैं, लैम्डा मानते ही आ जाएगा, और इस पॉइंट को उठा के रख देना प्लेन पे, पॉइंट क्यू लाई ऑन प्लेन, बस तो लैम्डा आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को उठा के प्लेन में रखना, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा तो पॉइंट क्यू आ जाएगा, और पॉइंट क्यू आ जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगी, राइट। देखिए आप लोग, सबसे पहले पॉइंट हमारा जो निकाला था हमने 1 प्लस 2 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 2, ठीक है, और 3 माइनस 6 लैम्डा। ठीक है, हमने पॉइंट निकाला था, इसको उठा के उसने प्लेन में रखा है। बिल्कुल जैसे ही आप प्लेन में रखेंगे बेटा इस पॉइंट को, तो लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आते ही पॉइंट जो हमारे पास था, कौन सा वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उसको मैंने तो बोला था क्यू, इस वाले पॉइंट को मैंने क्या बोला बेटा, क्यू। ठीक है ना, तो ये क्यू पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया था क्यू, ये आ गया। अच्छा पी पॉइंट आपके पास पहले से था, तो पी पता है, ठीक है, क्यू पता है, डिस्टेंस निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। इससे पहले जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके उसके आगे हम देख चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उसने पूछा एक्स और वाई किस इंटरवल में लाई करता है। अब इसके दो तरीके हैं, है ना। पहला तरीका बेटा ये है कि हम किसी एक में क्वाड्रेटिक मान लें, भाई सीधी सी बात है, मैं इसमें किसी में एक को क्वाड्रेटिक मान लूँ और एक्स और वाई रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके भी कर सकते हैं, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि चूंकि इसी एक्स और वाई दोनों में क्वाड्रेटिक है, जैसे हमने एक्स में क्वाड्रेटिक मान लिया, अगर एक्स में क्वाड्रेटिक मानेंगे तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके वाई निकाल लेंगे, और वाई में क्वाड्रेटिक मान के फिर एक्स निकाल लेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको अपने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको ऐसे लिख लीजिए,
ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इसको एक साथ लिख लिया, प्लस क्या बचेगा 9y स्क्वायर बचेगा और -1 बराबर 0 बचेगा, ठीक है। तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है, समझ में आ गया। इसको लिख सकते हैं अपन x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर अपॉन 9 को लिख लेते हैं 1/9, 1/9 का मतलब 1/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये बन गया एलिप्स, क्या बन गया, एलिप्स। बस एलिप्स बन चुका है। एलिप्स का ए पता है, बी पता है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इसको बनाऊं तो बेसिकली ये एक एलिप्स बन गया, ठीक है। और एलिप्स बन गया तो इसकी जो मेजर एक्सिस है जैसे 1,0, मैं इसको शिफ्ट कर लूँ, बेसिकली इसको कैपिटल एक्स मान लूँ उसको, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन आपके पास बनी ये 1,0 है, ये -1,0 है, ठीक है। ये बेटा 0,1/3 है और 0,-1/3 है, ठीक है बेटा। तो जो x पार्ट है ना, जो x पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो x वाला जो पार्ट है बेटा, x वाला पार्ट किसके बीच में लाई करेगा, x वाला पार्ट लाई करेगा -1 से 1 के बीच में, राइट। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x - 2 जो लाई करेगा वो -1 से और 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं -1 से 1 में लाई करेगा, तो यहाँ से अपन अगर x के लिए निकालेंगे तो 1 से लेकर 3 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, y वाला पार्ट किसके बीच में लाई करेगा, y वाला पार्ट करेगा -1/3 से 1/3 के बीच में। y वाला पार्ट किसके बीच में लाई करेगा, -1/3 से 1/3 के बीच में। तो आंसर कितना होगा, a। आंसर कितना होगा, a, ठीक है। x लाई करेगा 1 से 3 में, तो y लाई करेगा ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, है ना, टिग्नोमेट्री का है, ओके। लेकिन टिग्नोमेट्री के साथ उन्होंने थोड़ा सा मिक्स किया है SNP को, है ना। अच्छा, वो कहता है ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है वेयर ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। जब ये लाइन हम देखते हैं ना, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो पहले दिमाग में पहले बार में आ जाता है कि a + b + c = पाई होगा, पहली बार में आ जाता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ दिख रहा है c - b और a - c आ रहा है, तो मैं इस a को हटाना चाह रहा हूँ, तो इस साइन a इस a को हटा के लिख सकता हूँ मैं साइन पाई - b + c, तो ये बन जाएगा साइन b + c, ठीक है। इसी तरह से मैं इस b को भी हटाना चाह रहा हूँ, तो इस b को क्या लिखेंगे, इस b को लिखेंगे साइन पाई - a + c, ये बन जाएगा साइन a + c, ठीक है। दोनों को उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ये रखते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, साइन a की जगह कितना आएगा, साइन b + c आ जाएगा, ठीक है। साइन b + c आ गया यहाँ पर रख दिया, और साइन c - b इधर ले जाइए साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए, बराबर में इधर आ जाइए, ठीक है। साइन b इंटू दिस, साइन b कितना हो गया बेटा, साइन a + c आ गया बेटा b, और ये कितना आ गया, साइन a - c आ गया बच्चे, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ठीक है। हम लोग एक प्रॉपर्टी और जानते हैं मैथ्स में, वो हम ये जानते हैं बच्चे कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर जो b होता है वो बराबर होता है साइन a + b इंटू साइन a - b के, साइन a + b इंटू साइन a - b के। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम अच्छे से जानते हैं बच्चे, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b बराबर, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर c, ठीक है। तो साइन स्क्वायर c 2 बार आ जाएगा, साइन स्क्वायर c 2 बार आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, आ गया, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये भी जानते हैं बच्चे कि a/sin a बराबर होता है b/sin b बराबर होता है c/sin c बराबर होता है लैम्डा 2r बोल देते हैं, लैम्डा बोल दो, k बोल दो, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर मैं साइन c के लिए लिखना चाहूँ, है ना, साइन c, तो साइन c लिख सकता हूँ c² / λ², है ना। तो यहाँ लिख सकता हूँ साइन c की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर साइन c की जगह लिख सकता हूँ साइन c की जगह लिख सकता हूँ बेटा c/λ, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो 2c/λ², ठीक है। अच्छा, बराबर में यहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a की जगह लिखेंगे a/λ², और इसकी जगह लिखेंगे b/λ², ठीक है। λ² कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आएगा 2c² = a² + b², ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, 2c² = a² + b² आएगा, यानी आंसर आएगा बेटा, यहाँ से हम बोल सकते हैं a² c² b² AP में है, a² c² b² AP में है, या b² c² a² AP में है, एक ही बात है, राइट, ठीक है।
तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आना जरूरी है इसके लिए थोड़ा अच्छे से, तब कर सकते हैं, राइट। ये तो हम क्लास नोट्स में कराते हैं, ये क्वेश्चन तो हम क्लास नोट्स में कराते हैं। कैसे? हम एक रिजल्ट लिखवाते हैं बच्चों को, क्या लिखवाते हैं? C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन CN स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाते हैं हम 2NCN। तो बस वही तो क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा हुआ डायरेक्ट। क्या लिखा हुआ है ये वही तो लिखा हुआ है, 20C0 स्क्वायर प्लस 20C1 स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 20C20 के स्क्वायर। तो यही तो है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। यही तो लिखा हुआ है NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर एंड सो ऑन NCN स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2NCN। तो बस यहाँ n का काम कौन कर रहा है? 20 कर रहा है। n का काम कौन कर रहा है? 20 कर रहा है। तो आंसर आएगा 40C20। या n की जगह 20 रख दो, बस n की जगह 20 रख दो, ये आपका आंसर आ गया 40C20। खत्म। आंसर कौन सा? 2, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेट में आप देखते ही हैं, ऐसे क्वेश्चन लिमिट एज ए सम से अपन करते हैं, हमेशा करते आए हैं पहले से भी। देखिए क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे? UN बराबर 1 प्लस, ठीक है। अच्छा, 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की पावर 1, 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की पावर 2। जो बदलता है उसकी जगह r आता है, जो बदलता है उसकी जगह r आता है। तो 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ बच्चे, क्या बोलेंगे? ठीक है, यहाँ पर 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है, 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है, 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यानी r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, यानी n आ रहा है, यानी r आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट में सब r = 1 से लेकर n तक, राइट। अब इस पर हम क्या करेंगे? हम लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हम लॉग ले लेते हैं। तो हमने इसका लॉग ले लिया, है ना। जैसे हम लॉग लेंगे तो क्या आएगा? ln un, है ना। आप लॉग लेंगे तो क्या होगा? जो ये समीशन, ये जो साइन आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? समीशन में। तो जैसे ही हम लॉग लेंगे तो ये जो साइन होगा प्रोडक्ट का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? समीशन में। तो ये n r आ गया जाएगा ln 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिमिट एंड टेंडिंग टू लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, un हमें चाहिए यहाँ पर un, तो ये ln बराबर क्या हो जाएगा? un। तो ये e की पावर में चला जाएगा, पूरा पोर्शन e की पावर में चला जाएगा, ठीक है ना। e की पावर में r = 1 से लेकर n तक r ln 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आगे अब क्या करेंगे? un की पावर में, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। e को गोली मारो आप फिलहाल, है ना। अपन e को गोली मारते हैं, हम इस वाले पोर्शन पे फोकस करते हैं फिलहाल, ठीक है ना। ये वाले पोर्शन पे, भाई ये पूरा पोर्शन आपका u में है। तो e की पावर में r = 1 से लेकर n तक, r = 1 से लेकर n तक, ये माइनस का 4 अपॉन r स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? माइनस का 4, है ना। क्या लिखा हुआ है? अपॉन n स्क्वायर, ये लिखा हुआ r बाय n स्क्वायर हो जाएगा। r बाय n स्क्वायर का मतलब r बाय n हो गया, 1 बाय n हो गया ln, ठीक है। और 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चे, ओके। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता ही होगा कि हम इस पोर्शन को जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा e की पावर में -4, लिमिट आएगी 0 से 1 तक, आ गई। अच्छा, r बाय n की जगह x आता है, 1 बाय n की जगह dx आता है, तो x आ जाएगा ln 1 प्लस x स्क्वायर आएगा और dx आ जाएगा। बस को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस x स्क्वायर को t मान लीजिएगा आप लोग, इंटीग्रेशन आराम से आप कर सकते हैं। मेरे को लगता नहीं इसमें किसी बच्चे को चैलेंज आने वाला है, राइट। तो मेन पोर्शन है, आपने इसको कैसे लिखा, ठीक है। लिमिट एज ए सम का क्वेश्चन था, जैसे लॉग लेंगे तो समेशन में कन्वर्ट होगा, समेशन में कन्वर्ट होने के बाद वापस ln को उधर ले गए, इस पोर्शन को उठा के आपको यहाँ रखना था क्वेश्चन में, आपने रख दिया। r बाय n को x बनाते हैं, 1 बाय n को dx बनाते हैं, तो ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए मैं आपके सामने पहुँच रहा हूँ, यहाँ पर ये हम पहुँच चुके हैं। मैंने e की पावर में लिखा है, ये लॉग में चल रहा है ना। मैं e की पावर में ले आ चुका हूँ, ये लॉग में चल रहा है, शायद आगे जाके ले गया होगा। 1 प्लस x स्क्वायर को t माना है, तो उसको सॉल्व करा उसने, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने पर इस वाले पोर्शन की वैल्यू ये आ रही है, इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है, ठीक है। ये जो पोर्शन आप सॉल्व करोगे ना, इसकी वैल्यू निकाली है उसने, बस। तो आप कर लीजिएगा आराम से। उसके बाद e की पावर में ले गया इसको, ये लीजिए आगे समझ में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये अच्छा है क्वेश्चन, बढ़िया।
मतलब इस क्वेश्चन को मैंने टफ कैटेगरी में डाला है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैट्रिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा परेशान तो करते ही हैं। ओके, अब उसने बोला कि ये एक्सप्रेशन दे रखा है भैया और वैल्यू ऑफ के निकालो। ओके, तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, सारे बच्चे यही करेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो A4 आएगा प्लस क्या आएगा 3A आएगा। ठीक है, A4 प्लस 3 आएगा बराबर में 2i आ जाएगा। आ गया ना भाई, A को मल्टीप्लाई करा तो A4 आएगा प्लस 3 बराबर 2i आएगा। यहाँ तक आ गया। अब ये इक्वेशन में कहाँ से लाऊं, तो हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। डिटर्मिनेट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल्स टू 0। हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ाते हैं, डिटर्मिनेट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख लेते हैं a कितना हो गया 0 टू k माइनस 1 माइनस लैम्डा i इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चे माइनस लैम्डा, ये बनेगा 2, ये बनेगा k, ये बनेगा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे क्या आएगा देखिए, तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई होगी, ये वाली, लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 के बराबर 0। ठीक है, और अगर ये इक्वेशन आ गई तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गई, a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2k i बराबर 0। ये आ जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ तक आ गए है ना। अच्छा, A4 हमने यहाँ पर निकाला हुआ है ना। A4 तो हमारे पास है ही पहले से। A4 कितना है बच्चे? A4 हमारे पास है 2i माइनस 3a। ठीक है, अब A4 यहाँ से निकाला है और एक A4 हम यहाँ से निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, a स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो a स्क्वायर बराबर आएगा कितना आएगा 2ki माइनस a। तो A4 कितना आ गया, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k a स्क्वायर माइनस a क्यूब आएगा। समझ में आ गया? दोनों तरफ आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a स्क्वायर से। दोनों तरफ आपने a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। क्लियर, आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, A4 बराबर कितना आएगा 2k। इस a स्क्वायर की जगह वापस यहाँ से क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 2ki माइनस a लिखेंगे। ठीक है, अच्छा a क्यूब का मतलब हो गया a इंटू ए स्क्वायर, a क्यूब का मतलब हो गया a इंटू ए स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह वापस क्या लिखेंगे 2ki माइनस a। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि एक A4 उसने में दे रखा है, एक A4 हम निकालेंगे, कंपेयर कर लेंगे, क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया, क्लियर आ गया। कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया। तो ये बेटा ये आ गया मेरे पास 4k स्क्वायर i आ गया माइनस 2k a आ गया। ठीक है, माइनस का 2ak आ गया, k a आ गया, बहुत बराबर है, और ये आ गया प्लस का a स्क्वायर आ गया। अच्छा, 4k स्क्वायर i बिल्कुल ठीक है सर, माइनस 4k a आ गया। ठीक है, वापस, और वापस a स्क्वायर आ गया, वापस a स्क्वायर आ गया। इस a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 2ki माइनस a। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चे 4k स्क्वायर i आ गया माइनस का 4k स्क्वायर i आ गया, और क्या बचा। ठीक है, माइनस का 4k a है। ठीक है, जो भी है वो आपके सामने एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, इस स्टेप का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, चलिए, ये मेरे पास ये आ गया A4 है ना। चलिए, तो ये A4 मैंने निकाला और ये A4 मैंने दे रखा है, इसको कंपेयर करना है बस आपको। कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, A4 जो हमने निकाला था वो हमने निकाला ही था, दे रखा था, और एक A4 हमने निकाला इतनी मेहनत से ही, ये रहा जो मैंने आपको निकाल के दिखाया। क्या निकाल के दिखाया, 4k स्क्वायर i प्लस a स्क्वायर माइनस दिस, a स्क्वायर के लिए आप रख लेना है ना। तो 4k स्क्वायर i आया, बिल्कुल ठीक है। 2k i आया, चेक करिए, 2k i आया, बिल्कुल ठीक है। माइनस का 4k आया है, ठीक है, वो भी ठीक है, और माइनस का a आया, राइट, ये आ गया। ठीक, तो एक A4 ये वाला था बच्चे, ये वाला, और एक A4 मैंने निकाला था बच्चे, ये वाला। दोनों को कंपेयर करिए, तो दोनों को कंपेयर कर दिया हमने। कंपेयर करने के बाद क्या किया हमने, जो आई वाली टर्म थी, कौन कौन सी थी आई वाली टर्म, एक तो आई वाली टर्म ये रही, एक आई वाली टर्म ये रही, एक आई वाली टर्म ये रही, सबको एक तरफ ले लिया, रेस्ट ऑफ द पार्ट हमने एक तरफ ले लिया। समझ में आ गया, कर लिया हमने, यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा बराबर में बचा हुआ ही 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कैंसिल। ठीक है, अच्छा इसके फैक्टर कर लेंगे, इस वाले पार्ट क्या फैक्टर कर लीजिए, इस वाले पार्ट क्या फैक्टर कर लीजिए, इस वाले पार्ट क्या फैक्टर कर लीजिए। अच्छा, जब आप इसको उधर लेकर आएंगे तो ये 2k माइनस 1 था, ये 1 माइनस 2k उधर जाके क्या बन जाएगा 2k माइनस 1। ठीक है, तो ये 2k माइनस 1 था, इधर जाके क्या बन जाएगा 2k माइनस 1, ये आ जाएगा, ये आ गया। क्लियर, तो 2k माइनस 1 कॉमन आ गया, ये बचेगा। क्लियर, और आपसे पूछा था k निकालो, क्या निकालो, k निकालो, तो k की वैल्यू यहाँ से हाफ आ जाएगी। ओके, तो इट्स टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, मेरे हिसाब से टफेस्ट क्वेश्चन था, टफ था, नो डाउट टफ था, हर किसी से नहीं होगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है,
वापस एक लल्लू सवाल। डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन बहुत आसान है, और सबसे बड़ी बात मैं हैरान इस बात से हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आसान, लेकिन सब के सब लीनियर पे पूछे गए, मतलब लीनियर पे ही पूछा रहा है उन्होंने क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एफ डैश एक्स को हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स को हम डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं, और ये एक्स हो गया। एफ एक्स को मैं वाई लिख सकता हूँ, बराबर में एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स हो गया, अच्छा बराबर में एक्स हो गया, ये लीजिए। ठीक है, ये आगे समझ में क्लियर है। तो एक्स एफ डैश एक्स का मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा लीनियर, बन गया लीनियर। अच्छा यहाँ तक आने का पी कितना है, पी आ गया 1/x, क्यू कितना आ गया, क्यू आ गया एक्स। ठीक है, तो आई एफ निकाल लीजिए। एंड व्हाट इज आई एफ, ई की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, तो ई की पावर ln x यानी x आएगा, आई एफ एक्स आएगा। आई एफ क्या आएगा, एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई एफ आ गया एक्स। अब सॉल्यूशन लिखना आता है, सॉल्यूशन आपको आता ही होगा। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, और सॉल्यूशन लिखेंगे वाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ। व्हाट इज क्यू, दिस इज क्यू, बस हो जाएगा खत्म। तो वाई इंटू आई एफ यानी एक्स लिखिए, तो वाई इंटू एक्स क्यू इंटू क्यू, क्यू कितना था हमारा, अच्छा क्यू इंटू आई एफ, तो यहाँ एक्स इंटू एक्स आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ कर दी है इन्होंने, एक्स स्क्वायर आएगा, इस कंडीशन करेंगे तो एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी आएगा, प्लस सी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से अल्टीमेटली क्या मिलेगा बेटा, एक्स वाई मिलेगा और एक्स क्यू बाई 3 मिलेगा और प्लस सी मिलेगा, और सी आप निकाल लेंगे। सी निकालने के लिए उसने कुछ दे रखा होगा, पक्का है। क्या दे रखा है, सी निकालने के लिए दे रखा है कि ये कर्व इससे पास हो रहा है, बस। ठीक है, इससे पास करके सी निकाल लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से कोई चैलेंज है ही नहीं, कर लेंगे सब। ठीक है, समझ में आ गया। तो सी निकल जाएगा, सी निकलते ही आपका कर्व आ जाएगा। तो आपको -2, से इसको पास करना है, तो सी निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, तो कर्व निकल जाएगा बेसिकली, ये लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ITF का है। अपन यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी, ठीक है, और ये आएगा a प्लस बी बराबर a। ठीक है, अच्छा ये चीज़ क्या बन गई, π/2। ठीक, अब यहाँ पर आपका चॉइस है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू cos इनवर्स x, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू sin इनवर्स x, व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, तो मैं इसको ही लिख लेता हूँ π/2 माइनस cos इनवर्स x, π/2 माइनस cos इनवर्स x, तो ये बन जाएगा बेटा π/2 माइनस 2 cos इनवर्स x। साथ में कितना लिखा हुआ है, π/2 बराबर में क्या लिखा हुआ है, a। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अच्छा यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, देखिए ये आ गया π/2, ठीक है ना। अच्छा ये चीज़ उधर जाके क्या बनेगी, 2a/π, क्या बनेगी, 2a/π। अच्छा बराबर में क्या लिखेंगे, 2 cos इनवर्स x। समझ आ गया। तो ये चीज़ तो बन गई π/2, है ना, ये चीज़ बन गई π/2 माइनस cos इनवर्स x, यानी π/2 माइनस 2 cos इनवर्स x बन गई। अच्छा ये उधर जाएगा 2a/π, 2a/π बन जाएगा, और π/2 माइनस 2a/π बनेगा बराबर 2 cos इनवर्स x बन गया। ठीक है, अच्छा 2 cos इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो 2 cos इनवर्स x का एक फॉर्मूला हम पढ़ाते हैं, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हम जो फॉर्मूला पढ़ाते हैं बेटा वो पढ़ाते हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, कंडीशन आप ज़रूर चेक कर लें, कंडीशन हमारी वैलिड थी इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए π/2 माइनस 2a/π तो हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। दोनों तरफ cos अप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ cos अप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ cos अप्लाई कर दीजिए, तो इधर क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 1। दोनों तरफ cos अप्लाई कर दीजिए, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा sin 2a/π, sin 2a/π, sin 2a/π, ये आपका आंसर होगा 4th। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन बी पर आ जाते हैं। ठीक है, सेक्शन बी पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, सेक्शन बी की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने इंटीजर टाइप का है, तो ओके क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। ए दे रखा है उन्होंने, बी दे रखा है उन्होंने, सी दे रखा है, 3 वेक्टर सजेंट मॉड बी क्रॉस सी दे रखा है, और ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो आपको बताना है मॉड ए का स्क्वायर क्या होगा। मॉड ए का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे अल्फा चाहिए, बस मतलब अल्टीमेटली मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा चाहिए, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ए डॉट बी 0 है, परपेंडिकुलर ना, तो ए डॉट बी 0 कर लेते हैं।
ए डॉट बी ज़ीरो कर देते हैं, ए डॉट बी ज़ीरो करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 15 आएगा, ठीक है, प्लस 15 आएगा और प्लस अल्फ़ा बीटा आएगा बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा बराबर आएगा -16, ठीक है, आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दूसरा लिखा है मॉड बी क्रॉस सी का मॉड निकाल लेंगे अपन लोग, मेरे ख्याल से उसमें कोई चैलेंज है नहीं, तो बी क्रॉस सी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बी क्रॉस सी अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा आई जे के, ठीक है बेटा, आई जे के। अच्छा बी क्रॉस सी आएगा 1 3 और बीटा आ जाएगा, ठीक है, और ये आएगा -1 2 और -3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे और मॉड ले लेंगे, मॉड लेंगे तो मतलब मॉड लेके स्क्वायर करना है, ठीक है, मतलब स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है, बी क्रॉस सी लिखना है, राइट। तो बी क्रॉस सी कितना आएगा मेरे हिसाब से, तो ये आ जाएगा, मैं कर देता हूँ, चलिए, -9 -2 बीटा आई कैप आएगा, ठीक है, -j कैप, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आएगा -3 प्लस बीटा, -3 प्लस बीटा आएगा प्लस के कैप, -3 प्लस बीटा आएगा, ठीक है, और के कैप कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो -9 -2 बीटा आ गया, -j कैप -3 और प्लस बीटा आ जाएगा, लास्ट में के कैप 5 आ जाएगा, राइट। इसका मॉड ले लेते हैं, ठीक है, इसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा, है ना, मॉड बी क्रॉस सी का स्क्वायर कर देता हूँ मैं इधर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75, राइट। अब इसका मॉड लिखना आता ही है, क्या लिखेंगे, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 75, ठीक है बच्चे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो विल गेट 10, ये आप यहाँ तक पहुँच जाओगे 100%, ये मैंने लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 10, इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएंगी, क्लियर। और जैसे ही बीटा की वैल्यू आएगी, जैसे ही बीटा की वैल्यू आएगी बच्चे, अब यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है ना यार, अल्फा बीटा इक्वल्स टू -16 है तो सही, अगर बीटा की वैल्यू -4 लेंगे तो अल्फा की वैल्यू 4 आएगी, और अगर बीटा की वैल्यू ठीक है, और अगर बीटा की वैल्यू -2 लेंगे तो अल्फा की वैल्यू 8 आएगी। अब आप क्या चाहते हो, आप पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट अमंग, तो ग्रेटेस्ट अमंग अगर आपको चाहिए तो आपको आपको अल्फा 8 लेना पड़ेगा, अल्फा क्या लेना पड़ेगा, 8, ठीक है, और अल्फा 8 लेंगे तो यहाँ से आप मॉड ए निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से मॉड ए का स्क्वायर निकालने में आपको दिक्कत नहीं है, बट ये थी कि आपको अल्फा की वैल्यू क्या लेनी है, तो आपको अल्फा की वैल्यू 8 लेनी है, क्या लेनी है, 8 लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है उसने, ठीक है, बस ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, पहले भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन जेई वाले क्वेश्चन में तो क्या होता कि जब हमने नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे थे तो उसका डिफरेंशिएशन करा था, फैक्टर नहीं हो रहे थे, यहाँ शायद फैक्टर होंगे मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में एफ मान लेते हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले इसको एफ मानते हैं बच्चे, क्या मानते हैं, एफ, इसको हमने एफ मान लिया। अब आप इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है, तो इसका एफ डैश एक्स कितना आएगा, इसका एफ डैश एक्स आ रहा है बेटा 12x³ आएगा प्लस 12x² आएगा -24x आएगा, आ जाएगा ना, ठीक है। इसमें से 12x कॉमन, ठीक है, इसमें से 12x कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, x² बनेगा प्लस x - 2 बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा 12x और ये बनेगा x + 2 × x - 1, ठीक। अगर मैं इसका साइन डायग्राम बनाऊं तो यहाँ से मुझे 3 पॉइंट मिलेंगे, -2 0 और 1, राइट। इसका अगर साइन डायग्राम बनाऊं तो -2 0 और 1, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस और माइनस, ठीक है। अच्छा, -2 से 0 में इंक्रीजिंग है, 0 से 1 में डिक्रीजिंग है, 1 के आगे इंक्रीजिंग है और -2 के पीछे डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, सबसे पहले देखिए 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे इसकी वैल्यू है 4 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, -2 पे इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, जो भी आएगी देख लेते हैं अभी, -2 वैल्यू कितनी आएगी। तो -2 पे इसकी वैल्यू आ रही है 48, -2 पे इसकी वैल्यू आ रही है मतलब इसकी वैल्यू आएगी 832, -32 आएगी, फिर एक नेगेटिव आएगी, डेफिनेटली नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन आ रहा है, नेगेटिव आएगी, जो भी आएगी नेगेटिव आएगी, ठीक है। चलिए, जो भी आएगी, ठीक है, इस पर पॉजिटिव आ रही है, ओके। अच्छा, -2 से 4 में, -2 से 0 में इंक्रीजिंग है तो बढ़ेगा ग्राफ,
-2 से 0 में बढ़ेगा ग्राफ क्योंकि इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा 0 से 1 में डिक्रीजिंग है, 0 से 1 में डिक्रीजिंग है, तो 1 पे इसकी वैल्यू देखो, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 1 पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है, 1 पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। तो 0 से 1 में डिक्रीजिंग है और 1 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो -2 से 0 में इंक्रीज करा, ठीक है, 0 से 1 में डिक्रीज करा, फिर 1 के आगे वापस पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो ग्राफ ऐसा जाएगा, इंक्रीज करेगा तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा तो ग्राफ ऐसा जाएगा। और -2 के पीछे डिक्रीजिंग है, -2 के पीछे डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, डिक्रीजिंग है तो ऐसा जाएगा, डिक्रीज है तो, समझ आ गया। तो कुल मिला के ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से आने वाली है। तो -2 के पीछे डिक्रीजिंग है, डिक्रीज करता हो जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो अगर आप देखें तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 1 2 3 और 4 जगह कट करेगा। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे, 4। ये हमने बनाया भी है, 4 जगह कट करेगा। ओके, लेट n बी एन ऑड नेचुरल नंबर सच दैट वेरिएंस ऑफ दिस इज 14। तो n इक्वल्स टू क्या होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है भैया समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनका वेरिएंस निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर अपॉन n आएगा, ठीक है, माइनस एवरेज क्या आएगा इनका, एवरेज आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें वेरिएंस जो है एन बी आर होना चाहिए, दैट वेरिएंस ऑफ दिस नंबर इज 14 दे रखा है, ये 14 के इक्वल है, बेसिकली 14 के इक्वल है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, तो n तो कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 बचेगा और 2n प्लस 1 बचेगा बाई 6 बचेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बचेगा, यानी 4 बचेगा, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से n प्लस 1 मैंने कॉमन लिया, n प्लस 1 अपॉन 12 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। n प्लस 1 अपॉन 12 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 2n प्लस 1 बचेगा माइनस 3 इंटू n प्लस 1 बचेगा, ठीक है। देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये आएगा 14 इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 12 आ गया, इसका कितना आएगा, ठीक है। अच्छा 4n में से 3n गया तो n बचेगा, n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, तो 14 इंटू 12 4 जा 48 4 16, ये आ गया n स्क्वायर माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई 13, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। n इक्वल्स टू 13 इज द आंसर, करेक्ट। ये जो हमने लिखा है ना डायरेक्ट लिख दिया है ना, n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 आया कहाँ से, यहाँ से आया, n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 यहाँ से आया, ठीक है। सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बहुत तरीके हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं तो डेल्टा एक्स भी 0 होना चाहिए, डेल्टा भी 0 होना चाहिए, डेल्टा वाई भी 0 होना चाहिए। लेकिन आसान क्वेश्चन, अगर इसको आसान तरीके से किया जाए, देखिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, इंटू 1 और सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस सेकेंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड और थर्ड सब्ट्रैक्ट करो, तो 4x में से 4x गया तो 0 बचेगा, या 0 x को गोली मारो, 2y में से y गया तो 3y हो जाएगा, और 3y माइनस 3y 0, ये भी 0 हो गया, ख़त्म। तो 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई, आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छा ये कितना आएगा, ये 2 है भैया ना, 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो माइनस का 2z माइनस का 3z, तो माइनस का 2z और ये नहीं, सॉरी इसमें गड़बड़ हो गई हमसे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2z प्लस z, माइनस का z आएगा, माइनस का z माइनस बीटा z, माइनस का z माइनस बीटा z, तो माइनस का z माइनस बीटा z ये आएगा, ठीक है। अच्छा बराबर में कितना आएगा, बराबर में आएगा 6 माइनस अल्फ़ा माइनस 3, आगे सन में बस खत्म, ठीक है। अब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, तो इसको 0 कर दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो इसको 0 कर दो, खत्म,
ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये तो ऑलरेडी जीरो था ही, ये तो जीरो ऑलरेडी हो ही गया, ये भी जीरो हो गया, तो बस इसको जीरो कर दीजिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, खत्म। चीज़ मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, तो इसको जीरो कर देंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम इसको जीरो करेंगे, इसको भी जीरो करेंगे, ठीक है। तो इसको जीरो करूँगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -1, ठीक है। इसको जीरो करूँगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -1, ठीक है, बीटा की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। और इसको जीरो करूँगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 3। बस इसको उठा के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से कोई ना सोच पाए तो क्या करेगा, इसका एक तरीका और है बेटा, डेल्टा जीरो करो, ठीक है, डेल्टा एक्स जीरो करो, फिर डेल्टा वाई जीरो करो, डेल्टा जेड जीरो करो। आप एक तरीके से सोच सकते हैं, तो ये तो सबने सोचा ही होगा। अगर कोई स्टूडेंट होगा तो मेनली स्टूडेंट ने क्वेश्चन इसी तरह से किया होगा, है ना, इस तरह से नहीं किया होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए एक सेट, एक दे रखा है, एक सेट है जिसमें x बिलोंग्स टू R है और ये कंडीशन दे रखी है। B एक सेट है जिसमें ये कंडीशन दे रखी है। C एक दे रखा है इसमें ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। और Z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस। इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तो निकाल लूँ। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालता हूँ। तो पहले इसको सॉल्व करें। तो मॉड x - 2 > 1, तो x - 2 बड़े से बड़ा यानी 1 से बड़ा, छोटे छोटा यानी -1 से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ से x आएगा 3 से इन्फिनिटी और ये आएगा माइनस, उधर जाएगा तो -∞ से -1 नहीं +1, सॉरी, ये आ जाएगा, ठीक है। आराम से देख लीजिए, कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या होगा, 3 से बड़ा, और यहाँ उधर जाएगा तो x -∞ से 1, राइट। दूसरे वाले पर आ जाइए। इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। √x² - 3 > 1, स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करेंगे तो x² - 3 > 1 आ गया ना, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से x आएगा -∞ से -2 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आराम से कर सकते हैं सब बच्चे, बेसिक है तो यार। भाई ये 1 उधर जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के फैक्टर कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तीसरे वाला पार्ट वापस ही आ गया, ठीक है। मॉड वाला पार्ट, जो कंडीशन यहाँ लगाई थी, बड़े से बड़ा यूनियन छोटे छोटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बड़े से बड़ा और यूनियन छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा। तो यहाँ से x > 6 आएगा और यहाँ x < 2 आएगा। बड़े से बड़ा यानी 6 से बड़ा, छोटे छोटा यानी 2 से छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ से x कितना आ गया, x आ गया -∞ से 2 और यूनियन 6 से इन्फिनिटी। अब तीनों का कॉमन लेना है आपको, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, राइट। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लेना है आपको, ठीक है। तीनों कॉमन ले लेते हैं अपन लोग। तो तीनों का कॉमन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखो तीनों कॉमन अगर मैं लिखूँ तो ये कहता है -∞ से 1, ठीक है। ये कहता है -∞ से -2 और ये कहता है -∞ 2। तो तीनों में कॉमन आ रहा है -∞ से -2। एक तो ये आ गया, और क्या आ रहा है, ठीक है। ये कहता है 3 से इन्फिनिटी, ये कहता है 2 से इन्फिनिटी, ये कहता है 6 से इन्फिनिटी। तो कॉमन आ गया 6 से इन्फिनिटी। इसमें इक्वल है 6 पर, ये 6 पे इक्वल है, तो 6 पे क्लोज है, 6 पे क्लोज है, ठीक है ना। ये आ गया, ठीक है। ये पोर्शन आ गया, ठीक। तो ये पोर्शन जो आ रहा है ना बच्चे, ये आ गया -∞ से -2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, 6 पर क्लोज है, -2 पे ओपन है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसके बाहर वाला पोर्शन, इस पोर्शन के बाहर वाला पोर्शन, और उसका भी z के साथ इंटरसेक्शन लेना है, और z इंटीजर है ना, तो इसके बाहर वाला पोर्शन कौन सा होगा, इसके बाहर वाला पोर्शन होगा। इसके बाहर वाला पोर्शन क्या होगा, इसका बचा हुआ पोर्शन वो होगा -2 से 6। समझ में आया। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन क्या होगा, इसके बाहर वाला पोर्शन वो होगा -2 से 6। उसका z के साथ इंटरसेक्शन लेना, इंटीजर के साथ इंटरसेक्शन लेना। इंटीजर के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। तो कितने आएगा, 8। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 8, ठीक है। अच्छा ये तो आ गया ये। अब आपने पूछा कि आपने, अच्छा ठीक है, इसने पूछा द नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे हैं, सबसेट्स। मैंने तो इंटीजर निकाले हैं, इंटीजर 8 है। अगर आपके पास सेट में 8 इंटीजर्स हैं या 8 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 8। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 8। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, पता नहीं कितनी बार एक ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा। देखिए अपने पास ये एक एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये एलिप्स की इक्वेशन है तो इस पर पॉइंट क्या लोगे आप, इस पॉइंट क्या लोगे, b cos थीटा और 2a sin थीटा। ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ओके। ये एलिप्स हो गया। अब वो आपसे कहता है द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट टू द एलिप्स एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है भाई, ये लीजिए सर, ये आपका एलिप्स हो गया। इसके बाद आपने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये आपको एरिया चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा ये पॉइंट कितना है भैया,
ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है बी कॉस थीटा और ए 2a sin थीटा। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, राइट। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह आएगा एक्स एक्स वन, ठीक है। अच्छा वाई स्क्वायर की जगह आएगा वाई वाई वन, वाई स्क्वायर की जगह आएगा वाई वाई वन, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर की जगह आएगा वाई और वाई वन कितना है 2a sin थीटा डिवाइड बाय 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है बेटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, ठीक है। अच्छा बी से बी खत्म, बिल्कुल ठीक है। ए से ए खत्म, बिल्कुल ठीक है। 2 से 2 खत्म, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया एक्स अपॉन बी सेक थीटा प्लस वाई अपॉन 2a कॉसेक थीटा बराबर 1। ये लीजिए सर, ठीक है। अब आप सोचो यार टेंजेंट की इक्वेशन मेरे को पता है, टेंजेंट की इक्वेशन पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो मैं ए पॉइंट लिख सकता हूँ, मैं बी पॉइंट लिख सकता हूँ। तो ए पॉइंट क्या लिखूंगा, तो ए पॉइंट लिखूंगा बी सेक थीटा कॉमा 0। अच्छा बी पॉइंट क्या लिखूंगा 0 कॉमा 2a कॉसेक थीटा। क्लियर। अरे भैया जब तुझे ए पॉइंट पता है, ठीक है, ओ तो ऑरिजिन है ही, वो तो ऑरिजिन है ही, तो इस ट्रायंगल का एरिया नहीं लिख सकते हम, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का एरिया नहीं लिख सकते, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, लिख लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस, बेस हो गया 2a सेक थीटा, एक मिनट रुकिए, बेस कितना हो गया b सेक थीटा, बेस कितना हो गया b सेक थीटा, ठीक है। तो बेस क्या हो गया b सेक थीटा, बेस क्या हो गया b सेक थीटा। अच्छा और हाइट कितनी हो गई 2a कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया ए बी अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 2ab अपॉन साइन 2 थीटा। समझ में आ गया। अब आपको मिनिमम एरिया चाहिए, मिनिमम एरिया कब मिलेगा, जब ये साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लोगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको मिनिमम एरिया चाहिए तो मिनिमम एरिया कब मिलेगा, तो ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम होगा जब ये मैक्सिमम हो, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो बताइए मिनिमम एरिया कितना आएगा, तो मिनिमम एरिया आएगा 2ab, 2ab, ठीक है। तो मिनिमम एरिया कितना आएगा 2ab, ठीक है। तो मिनिमम एरिया इज 2ab, राइट। तो आंसर इज 2ab, कितना 2ab। अच्छा 2ab, अच्छा उसने इक्वल टू दे रखा है kab के, तो इस एरिया को उसने kab के बराबर दे रखा था, तो बराबर दे रखा था kab, तो बस k निकाल देना, k2 आ जाएगा। नेक्स्ट, ओके, अ नंबर इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम इफ इट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड, ठीक है ना। पैलिंड्रोम का मतलब वैसे तो नंबर की बोला है, जैसे मैं आपको अल्फाबेट्स में सिखाऊं, अम्मा है ना, अम्मा को ऊपर उल्टा बोलो तो भी अम्मा, सीधा बोलो तो उल्टा, नितिन सीधा बोलो तो भी नितिन, उल्टा बोलो तो भी नितिन। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये नंबर इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम इफ इट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, ठीक है। तो जैसे ये एक पैलिंड्रोम है, ओके, द नंबर ऑफ 6 डिजिट पैलिंड्रोम विच आर डिविजिबल बाय 55। कोई भी नंबर 55 से डिविजिबल कब होगा, कोई भी नंबर 55 से डिविजिबल तब होगा जब लास्ट में मतलब वो विच इज डिविजिबल बाय 5 and 11, ठीक है ना। कोई भी नंबर अगर इससे डिविजिबल होगा डिविजिबल बाय 5 and 11, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले मैं 5 सेट कर लेता हूँ, लास्ट में 5 तो आना ही है, ठीक है। सबसे पहले मैं लास्ट में 5 सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 5, भाई 6 बनाना है 6 डिजिट का, तो यहाँ 5 आ गया मान लो। अब प्रॉब्लम ये है कि पैलिंड्रोम बनाना है, पैलिंड्रोम तो उल्टा सीधा एक जैसा होगा, तो बेटा अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 ही आएगा, एक ही चॉइस है यहाँ पर, मतलब यहाँ अगर 5 आ गया, अगर यहाँ 5 आ गया तो यहाँ 5 ही आएगा, यानी इस प्लेस के लिए चॉइस कितनी है, एक ही चॉइस है आपके पास, ठीक है। अगर यहाँ 5 आ गया तो यहाँ पर 5 आने के लिए एक ही चॉइस है, कोई चॉइस ही नहीं है, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि अगर यहाँ 5 तो आना ही है, अगर यहाँ 5 आना है तो यहाँ पर एक ही चॉइस है। अब आ जाते हैं इधर, इस वाले प्लेस पे कितनी चॉइस है, 10 चॉइस है, कितनी चॉइस है 10, कितनी चॉइस है 10, ठीक है। तो इस वाले प्लेस के लिए अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो इस वाले प्लेस के लिए कितनी चॉइस है 10, तो यहाँ पर 10 चॉइस है, तो यहाँ एक ही चॉइस होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 आया तो यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ 2 आया तो यहाँ 2 ही आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा। तो इस प्लेस के लिए अगर 10 चॉइस हैं तो इसके लिए एक ही चॉइस है, क्लियर। इस प्लेस के लिए अगर 10 चॉइस हैं तो इसके लिए एक ही चॉइस है,
क्योंकि उल्टा सीधा एक समान, जो यहाँ आ गया वो यहाँ आएगा, ये जो यहाँ आ गया वो यहाँ आएगा, जो यहाँ आ गया वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसके लिए 10 तो इसके लिए एक चॉइस, इसके लिए 10 तो इसके लिए एक चॉइस, आंसर इज 100, आंसर इज 100, ठीक है, राइट। ये लिखा भी हमने, यहाँ 5 तो यहाँ 5 ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ 5 है तो एक ही चॉइस है यहाँ पर। अगर यहाँ ए 10 चॉइस है तो यहाँ पर भी एक चॉइस हो गई, यहाँ 10 है तो यहाँ एक चॉइस हो गया। नेक्स्ट, ओके, ये थोड़ा लेंदी है पर ये बहुत मतलब क्लासेस में हम कराते हैं, रेगुलर क्वेश्चन है, रेगुलर प्रैक्टिस जो हम कराते हैं उसमें है ये। इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको देख रहा है ना, ये इसका इंटीग्रेशन करना है बेसिकली, ये सब तो बाद में हम देखेंगे, पहले इंटीग्रेशन सोचते हैं कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन सोचने के लिए हमने क्या करा, इसको लिखा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 है ना, 3/4, 3/4 का मतलब हो गया √3/2 का होल स्क्वायर है ना, √3/2 का होल स्क्वायर ना, ये लिख लेंगे अपन लोग, और उसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। बस अब खत्म, ये बन गई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। कौन सी फॉर्म बन गई है, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली फॉर्म है तो x बराबर क्या रखोगे, a tan थीटा, क्या रखोगे, a tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये होगा, x बराबर क्या रखोगे, a tan थीटा, तो x प्लस हाफ बराबर रखोगे आप √3/2 tan थीटा, ठीक है, वो रख लोगे। dx निकालना मत भूल जाना, ठीक है, dx निकालना ना भूलें, dx निकालना ना भूलें, dx निकालना ना भूलें, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ तक आया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। x प्लस आपको उन्होंने t मान लिया, कोई बात नहीं है, नहीं मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई बच्चा ऐसे ही करेगा तो भी कोई चैलेंज नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लास्ट में देखो फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जगह तो यही आएगा, इसकी जगह यही आएगा, dx ही आएगा, देखना ये बनने वाला हो, देखो अब देखते जाओ, यही बना ना, देखो dx की जगह तो आया √3/2 sec स्क्वायर थीटा, आया √3/2 sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर अपन ने रखा था इसकी जगह √3/tan थीटा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3/4 ठीक है। तो ये बनेगा बेटा 3/4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3/4 उसका होल स्क्वायर है ना बेटा, ये बन जाएगा, आप रख लो। तो 3/4 कॉमन आके sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पहुँच जाओगे, ठीक है, यहाँ पहुँच जाओगे, sec की पावर 4 से sec स्क्वायर कटेगा तो sec स्क्वायर नीचे बचेगा, ऊपर जाके cos स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से जब इसको काटूंगा तो sec स्क्वायर बनेगा, sec स्क्वायर ऊपर जाके क्या बनेगा बेटा, ऊपर जाके cos स्क्वायर बनेगा, और cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूँ 1 + cos 2 थीटा, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, जब ये sec स्क्वायर बनेगा ऊपर जाके cos स्क्वायर बनेगा, cos स्क्वायर को लिखूंगा 1 + cos थीटा, इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करके इनकी वैल्यूज रिप्लेस करनी है, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, थीटा की वैल्यू आप रिप्लेस कहाँ से करेंगे, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लेना, आप आराम से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट भाई, जैसे मान को थीटा निकालना है तो थीटा कैसे निकालेंगे भाई, मैंने इसको माना था तो थीटा निकाल सकता हूँ ना आराम से, यहाँ से थीटा निकाल सकता हूँ ना, 2/√3 इधर चला जाएगा और tan इनवर्स करके थीटा आ जाएगा, बस। तो इस वैल्यू को रिप्लेस करिए और इस रिप्लेस करने के बाद इससे कंपेयर करिए, किससे, जो दे रखा है इससे कंपेयर करिए, तो यू विल गेट ABC, राइट। स्टार्टिंग मिलना जरूरी है, बाकी सब तो हो ही जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगेन इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, ठीक, लेंदी है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, कैसे करेंगे देखिए। तो y की पावर 1/4 ले लिया आपने, प्लस 1/y की पावर 1/4 ले लिया आपने, पहले y निकालूंगा, पता है y नहीं निकालूंगा जब तक, फिर डबल डिफरेंशिएशन कैसे करूँगा, तो पहले y निकालना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, लिख लिया। अच्छा, इतना लिखने के बाद क्या बनेगा, y की पावर 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x y की पावर 1/4 प्लस 1 बराबर 0, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर शीधराचार्य लगाइए, क्वाड्रेटिक बन गई ना, शीधराचार्य लगाइए, तो शीधराचार्य लगाएंगे तो क्या आएगा, तो y की पावर 1/4 बराबर आएगा 2x प्लस माइनस √4x² माइनस 4/2, ठीक है ना। तो 2x प्लस माइनस √4x² माइनस 4/2, ठीक है, 2 उड़ा दीजिए सब में से, है ना, सब में से उड़ जाएगा। तो y की पावर 1/4 बराबर आएगा x प्लस माइनस √x² माइनस 1, ठीक है। अब एक आप प्लस साइन ले लीजिए, माइनस साइन ले लीजिए, आपकी कॉल है, ठीक है। तो हमने y बराबर प्लस साइन लिया, प्लस साइन ले लीजिए, ये बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपके लिए सॉल्वेबल है। अब नाउ इट्स ए क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन है। इसके बाद आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन पे जाना है, तो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ तक आ गया था ना, अब उसको पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहली बार करेंगे तो y डैश आएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी,
पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको धर ले जाइए तो ये बनेगा x, तो ये कितना बनेगा बेटा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा वाई डैश, ठीक है, ये वाला है ना, इधर जाके इधर आ जाएगा, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 4x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 धर जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जाएगा तो ये एक एक्सप्रेशन तो ये बनेगा, एक पावर 3 वाला ही है, तो 3 वाला एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो 4 हो गई पावर, ठीक है। और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर चला जाएगा, राइट, ये आ जाएगा, क्लियर। और ये पता है क्या है, ये y है, ये क्या है बेटा, y है, ठीक है ना, ये क्या है, y है, तो ये बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई डैश बराबर ये आ गया 4y, ठीक। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डबल डैश, ठीक है, प्लस वाई डैश अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में आएगा 4y डैश, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, आगे बढ़ते, ठीक है, आ गया ना, समझ में आ गया। तो ये आ जाएगा, यहाँ तक आने डिफरेंशिएट किया, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा y, बन जाएगा वापस y, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, इससे भी करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डबल डैश, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डबल डैश, ये आएगा एक्स वाई डैश, ये एक्स वाई डैश आएगा, बराबर में कितना आएगा, बराबर में आएगा 4 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डैश, ठीक है बेटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही 4y, कितनी है 4y, इसको उठा के रख दीजिए तो 16y आ गया, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब आप कंपेयर करिए, जो करना है आप करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही लिखा हुआ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस 16y इक्वल्स टू 0, ये निकाल के मैंने आपको दिया है। इस एक्सप्रेशन की कंपेयर कैसे करना है, इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करना है तो अल्फा और बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इस सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट द इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल्स ऑफ वेरिंग रेडियस, रेडियस वेरी कर रही है 0 से 5 में, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस क्या है, क्यू है, क्यू क्या है, पी स्क्वायर है, एंड क्यू इज एन इंटीजर, पी स्क्वायर, तो पहले पी निकालना पड़ेगा, उसका जो स्क्वायर होगा वो क्यू होगा, वो क्यू जो होगा वो उसका सेट होगा, तो पहले मुझे फोकस करना है पी पर, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रेडियस जो वेरी कर रही है वो 0 से 5 में वेरी कर रही है, तो पहले मैं रेडियस निकाल लेता हूँ उसकी, है ना, रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस निकालेंगे ऐसे, जी आएगा इसका p/2, है ना, किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, 2gx, तो g आ गया ये 2f, तो f कितना आ गया 1 माइनस p/2, ठीक है। रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आएगी इसके अंडर रूट पी स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 माइनस p/2 का होल स्क्वायर, और ठीक है, और ये कितना आएगा माइनस का 5, ये आपकी रेडियस आएगी, ठीक है ना। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे अपन लोग, देखिए मैंने कैलकुलेशन करी है आपके सामने, ये आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब रेडियस जो है वो 0 से 5 में है ना, रेडियस जो है बच्चे 0 से 5 में है ना, 0 पे ओपन है 5 पर क्लोज है। अगर रेडियस 0 से 5 में है तो ये वाला पोर्शन, ये वाला 0 से 10 में होना चाहिए भाई, डिवाइड बाय 2 भी तो है, डिवाइड बाय 2 भी तो है, ठीक है ना। तो दिस पोर्शन लाइज बिटवीन 0 to 10, है ना, ये पोर्शन 0 से 10 में लाई करना चाहिए, है ना, अपन मतलब इसको बोल सकते हैं, ठीक है, 0 से 10 में लाई करना चाहिए। दिस पोर्शन लाइज बिटवीन 0 to 10, इस पर इक्वल आएगा। क्यों करना चाहिए 0 से 10, क्योंकि जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 5 हो जाएगा, हमारी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0, सो 2p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 19, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व करके पी निकाल सकते हैं। तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये पोर्शन भी आपको सॉल्व करना है और ये पोर्शन भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डेफिनेटली कोई भी क्वाड्रेटिक लेस देन 0 कब होती है, ग्रेटर देन 0 कब होती है, वो सब आपको आता है। तो आप इस दोनों का कॉमन निकालेंगे, जब आप इन दोनों का कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने पर पी की वैल्यू आपको ये मिलेगी, बहुत चमत्कारी टाइप की वैल्यू मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी है, होने में तो हो ही रहा है पर लेंदी है, मतलब इसको मैं अच्छे कैटेगरी में डालना चाहूँगा कि ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो पी की वैल्यू आ जाएगी
तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ पी स्क्वायर, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इंटीग्रल वैल्यूज़ निकालनी है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ पी स्क्वायर जब निकालेंगे आप तो वो 61 आएगा। कितना आएगा? 61 आएगा। कितना आएगा? 6। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ पी स्क्वायर, मतलब पी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आने के बाद पी स्क्वायर निकालो। पी स्क्वायर जो आएगा वो क्यू के बराबर है, और क्यू किसके बराबर है? इंटीग्रल वैल्यूज़ के बराबर है। तो जब पी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद जब आप इंटीग्रल वैल्यूज़ देखेंगे वो आपको मिलेंगी 61। कितनी मिलेंगी? 61। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन ये, ठीक। तो उसका आंसर आएगा 61। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है बच्चे। सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के मैं अगर बोलूँ आपसे तो 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे मुझे लगे। सेक्शन अगर मैं बी में बात करूँ तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना। 10th क्वेश्चन इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा कह सकते हो, पर हम क्लासेस में कराते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैलिंड्रोम, ये आसान था, ये बहुत सिंपल था, ये और भी सिंपल क्वेश्चन है, सब सिंपल क्वेश्चन हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। इसको अगर अपन ऐसे ना करके दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, राइट। चलिए, वेरिएंस वाला आसान था, ठीक है। तो ये पूरा सेगमेंट ही हमें आसान था, केवल एक क्वेश्चन नंबर जो 10 जिसे मैं बोलता हूँ वो अच्छा था, और 8th भी हम बोल सकते हैं, राइट। अगर मैं पीछे जाऊँ और बैक साइड में जाऊँ, ठीक है, सेक्शन ए में जाऊँ, तो सेक्शन ए में ये क्वेश्चन ठीक ठाक है ना। ये तो बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन तो सारे ही बकवास हैं। मैट्रिक्स बहुत अच्छा था, मैट्रिक्स वाज गुड। ये आपके पास लिमिट एल सम दिख रहा था पहली बार में, ये सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है ना। अब अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरह के थे, राइट। तो इस अगर पेपर को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मैं मान सकता हूँ कि इस पेपर में 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे थे, 3 से 4 क्वेश्चन जिसमें मैट्रिक्स वाज गुड, है ना। लास्ट में जो सर्किल वाला क्वेश्चन था वो अच्छा था, ठीक है। एक वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन अच्छा था, 1-2 क्वेश्चन और आप मान सकते हैं। तो कुल मिला के अगर 30 में से देखा जाए तो 30 में से मैं मानता हूँ कि 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली अटेम्प्टेबल थे, जो बच्चा पढ़ के गया था। तो अगर आप ढंग से पढ़ के जाओगे तो ये पेपर ऐसा था कि 20 से 21 क्वेश्चन आप आराम से सही करके आ सकते थे, ठीक है। तो आप होप आप लोगों को ये जो पेपर का डिस्कशन जब आप देखेंगे तो आपको हो सकता है कि मेरे को इससे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पेपर का डिस्कशन पसंद आएगा, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।